हेलो मेरे भाई। कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, मेरा नंबर सिस्टम में कहाँ तक हुआ था पिछले क्लास में? मेरे भाई नंबर सिस्टम में मेरा नंबर ऑफ फैक्टर एनओएफ चल रहा है। ठीक है, उसका कुछ क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, जिसको आज मैं पूरा करा के अपना नंबर ऑफ फैक्टर समाप्त कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, फिर उसके बाद नंबर सिस्टम का एक छोटा सा सीट मिसलेनियस है, वो रह जाएगा। फिर उस है ना, फिर उसके बाद मेरे भाई नंबर सिस्टम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलो आज नंबर ऑफ फैक्टर में पूरा पूरा है ना खत्म करता हूँ। ठीक है, चलो मेरे भाई क्लास हम शुरू करते हैं। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, देखना मेरे भाई ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं मेरे भाई ध्यान से सुनना। एक बार रिकैप कराना, जरा रिकैप। हमने अभी तक नंबर ऑफ फैक्टर में क्या पढ़ा था उसका मैं रिकैप कराना चाहता हूं। रिकैप ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहले मेरे भाई मैं नंबर ऑफ फैक्टर में सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकालना पड़ा था। नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं मैंने ये पढ़ा था। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले मेरे भाई मैंने नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते ये पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई इवन फैक्टर की संख्या निकालना है वो पढ़ा था। इवन फैक्टर की संख्या निकालना पड़ा था, इवन फैक्टर की संख्या, इवन फैक्टर की संख्या निकालना पड़ा था, इवन फैक्टर की संख्या। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद मेरे भाई मैं ऑड फैक्टर की संख्या निकालना पड़ा था। ऑड फैक्टर की संख्या निकालना मैंने पढ़ लिया था। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद मेरे भाई मैंने मल्टीपल वाले फैक्टर की संख्या निकालना पढ़ लिया था। मल्टीपल वाले फैक्टर की संख्या, मल्टीपल वाले फैक्टर की संख्या मैंने भी निकालना पढ़ लिया था। ठीक है मेरे भाई, ये भी मेरा हो गया, ये भी मेरा हो गया। इसके बाद मेरे भाई, इसके बाद मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर वाला जो फैक्टर है, परफेक्ट स्क्वायर वाला फैक्टर, उसकी भी संख्या निकालना मैंने पढ़ लिया। परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर की संख्या निकालना भी मेरा हो गया है। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद मेरे भाई परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब वाले जो फैक्टर है उसकी भी संख्या निकालना मैंने पढ़ लिया है। परफेक्ट क्यूब वाले जो फैक्टर है उसकी भी संख्या निकालना मैंने पढ़ लिया। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद मैंने क्या पढ़ा था मेरे भाई, उसके बाद मैंने क्या पढ़ा था, उसके बाद मेरे भाई फैक्टर्स का सम मैंने निकालना पढ़ लिया था। फैक्टर्स का सम, फैक्टर्स का सम निकालना पढ़ लिया था। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद मेरे भाई मैंने क्या पढ़ा था आगे, उसके बाद मैंने क्या पढ़ा था आगे मेरे भाई, फैक्टर्स का जो व्युत्क्रम होता है, फैक्टर्स का जो व्युत्क्रम होता है उसका सम निकालना पढ़ लिया था। फैक्टर्स का जो व्युत्क्रम होता है, फैक्टर्स का जो व्युत्क्रम होता है मेरे भाई उसका सम निकालना पढ़ लिया था। ठीक है, उसका सम निकालना पढ़ लिया था। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अच्छा, उसके बाद मेरे भाई मैंने क्या पढ़ा था, इवन फैक्टर जो होता है, इवन फैक्टर्स, उसका सम निकालना पढ़ लिया था। इवन फैक्टर्स का सम निकालना पढ़ लिया था, इवन फैक्टर्स का सम निकालना। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद मेरे भाई मैंने क्या पढ़ा था, इसके बाद मेरे भाई मैंने ऑड फैक्टर्स का सम निकालना पढ़ लिया था। ऑड फैक्टर्स का जो सम है वो निकालना मैंने पढ़ लिया था, ऑड फैक्टर्स का सम। इसके बाद मेरे भाई मैंने क्या पढ़ा था, इसके बाद मेरे भाई मैंने क्या पढ़ा था, इसके बाद मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर का सम निकालना मैंने पढ़ लिया था। परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर्स का सम निकालना पढ़ लिया था। परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर का सम निकालना मैंने पढ़ लिया था। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद मेरे भाई मैंने क्या पढ़ा था, इसके बाद मेरे भाई मैंने क्या पढ़ा था, मैंने परफेक्ट क्यूब वाले फैक्टर, परफेक्ट क्यूब वाले फैक्टर्स का भी सम निकालना पढ़ लिया। परफेक्ट क्यूब वाले फैक्टर्स का सम निकालना है ना पढ़ लिया। परफेक्ट परफेक्ट क्यूब वाले फैक्टर्स का सम निकालना भी पढ़ लिया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। अभी तक मेरे भाई मैंने इतने सारे टॉपिक नंबर ऑफ फैक्टर में करा दिए। हमारी बात समझ गया? अभी तक मेरे भाई मैंने अभी तक इसमें इतने सारे टॉपिक नंबर ऑफ फैक्टर में करा दिए। हमारी बात ध्यान से समझ गया मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से समझ गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहां से मेरे भाई, यहां से मेरे भाई, यहां से यहां तो संख्या था, परफेक्ट वाले फैक्टर की संख्या। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई यहां से जो यहां तक है, ये वाला पोर्शन से लेकर ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन है, ये सब सम पे था, सम पे। ये नॉर्मल संख्या पे था, संख्या पे। ये नॉर्मल संख्या पे था, संख्या निकालना। इसके बाद मेरे भाई यहां से यहां तक जितना भी था वो फैक्टर का सम निकालने पे था। विभिन्न प्रकार की वैरायटी का सम निकालना हमको था। नॉर्मल फैक्टर का सम, फैक्टर के व्युत्क्रम का सम, इवन फैक्टर का सम, ऑड फैक्टर का सम, परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर का सम, परफेक्ट क्यूब वाले फैक्टर का सम। इतना बात मेरा समझ गया? ये मैंने सम निकालने वाला जितना भी प्रोसेस था मैंने सब बता दिया। ठीक है, संख्या निकालने वाला, फैक्टर की संख्या निकालने वाला भी जितना प्रोसेस था मैंने सब बता दिया। ठीक है,
लॉन्ग प्रोसेस में भी बताया है, सबसे शॉर्ट प्रोसेस में भी बताया है। ठीक है मेरे भाई, मतलब मैंने बेसिक से भी बताया है और डायरेक्ट भी बताया है। ठीक है, अभी तक मेरा इतना टॉपिक हो गया। तो इसमें बच गया कौन मेरे भाई? अब इसमें बच गया मेरे भाई लास्ट हमारा फैक्टर का एक कंसेप्ट बच गया हुआ है, वो है मेरे भाई फैक्टर्स का, फैक्टर्स जो है फैक्टर्स का प्रोडक्ट, फैक्टर्स का गुणनफल, ये हमारा लास्ट बच गया हुआ है बस, फैक्टर्स का गुणनफल। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा लास्ट टॉपिक बच गया हुआ है इसमें कि फैक्टर्स का गुणनफल हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, किसी भी संख्या के जितने भी फैक्टर होगा उसका हम गुणनफल कैसे निकालेंगे मेरे भाई, यही हमारा लास्ट बच गया हुआ है। ठीक है, तो चलो मेरे भाई हम आज उसी को शुरू करते हैं और इसको खत्म करने के बाद ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको क्या आज पढ़ना है मेरे भाई, हमको क्या पढ़ना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सबसे कठिन टॉपिक यही माना जाता है फैक्टर का। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको जो आज टॉपिक पढ़ना है वो है मेरे भाई फैक्टर्स का, वो है मेरे भाई फैक्टर्स का, फैक्टर्स का गुणनफल, फैक्टर्स का गुणनफल। ठीक है मेरे भाई, फैक्टर्स का गुणनफल यानी जितना भी गुणनखंड होता है, जितना भी गुणनखंड आएगा किसी संख्या का, जितना भी गुणनखंड आएगा उन सभी गुणनखंडों का गुणनफल पढ़ना है, गुणनफल, सभी गुणनखंडों का मेरे भाई गुणनफल पढ़ना है, गुणनफल। हमारी बात समझ गया, सभी गुणनखंडों का गुणनफल पढ़ना है, गुणनफल। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल से शुरुआत करूंगा, पहले मैं डिटेल में बात करूंगा, फिर मैं इसके गुणनफल को निकालने का मैं शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो आराम से बने रहना, एक एक करके समझना मेरे भाई ध्यान से। मैं एक एग्जाम्पल लगाता हूँ, एग्जाम्पल, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, एग्जाम्पल लगाता हूँ, तुम बताओ मेरे भाई, मैं एक एग्जाम्पल लगाता हूँ, एक संख्या हमारा है 72, एक संख्या हमारा है 72। ठीक है, एक संख्या है हमारा 72, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इस 72 का जितना भी फैक्टर होगा उन सबका गुणनफल क्या होगा, इस 72 का जितना भी फैक्टर होगा सबका गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे भाई फैक्टर निकालो, फैक्टर, इसका फैक्टर मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, छोटा संख्या है तो तुम बताओ मेरे भाई 72 का फैक्टर कौन कौन होता है, ये बताओ मेरे भाई। एक होता है, दो होता है, ठीक है मेरे भाई, इसके बाद अगला फैक्टर होता है तीन, चार हो जाएगा, छः हो जाएगा, छः हो जाएगा, इसके बाद मेरे भाई अगला आठ हो जाएगा, आठ हो जाएगा, फिर उसके बाद मेरे भाई अगला नौ हो जाएगा, नौ हो जाएगा, नौ के बाद बारह हो जाएगा, बारह, बारह के बाद मेरे भाई अठारह हो जाएगा, अठारह, अठारह के बाद मेरे भाई अगला फैक्टर चौबीस हो जाएगा, चौबीस, और चौबीस के बाद मेरे भाई अगला फैक्टर हो जाएगा छत्तीस, और छत्तीस के बाद मेरे भाई लास्ट फैक्टर इसका बन जाएगा 72। ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है मेरे भाई, ये 72 का टोटल फैक्टर लिखा हुआ है, टोटल फैक्टर, ये सारे फैक्टर लिखा हुआ है 72 का। तुम बताओ मेरे भाई इसके फैक्टर की टोटल कुल संख्या कितना है, हमको इतना बता दो, इसके फैक्टर की कुल संख्या n का मान कितना है इतना बता दो। टोटल फैक्टर इसमें है कितना, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, सर टोटल फैक्टर की संख्या है 12, टोटल फैक्टर की संख्या है 12, इसको ध्यान रखना मेरे भाई, टोटल फैक्टर की संख्या है 12, इसको ध्यान रखना। ठीक है, हमको क्या निकालना है मेरे भाई, हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है मेरे भाई, हमको इन फैक्टर का गुणनफल निकालना है, गुणनफल। हमको क्या निकालना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमको इन सभी फैक्टर्स का गुणनफल निकालना है, गुणनफल, इन सभी फैक्टर्स का, इन सभी फैक्टर्स का गुणनफल निकालना है, गुणनफल। हमारी बात ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, इन सभी फैक्टर का गुणनफल निकालना है, गुणनफल, देखना मेरे भाई ध्यान से। तो गुणनफल निकालना है तो क्या करना होगा, ये जितना भी फैक्टर है सबको गुना कर दो आपस में, ये सबको गुना कर दो आपस में मेरे भाई, ये जितना भी फैक्टर है सबको गुना कर दो, एक गुना, दो गुना, तीन गुना, चार गुना, चार गुना, छह गुना, छह गुना, यहां से कितना बनेगा मेरे भाई, आठ गुना, आठ गुना, नौ गुना, नौ गुना, बारह गुना, जितना भी फैक्टर आया मेरे भाई सबकी गुना कर दो, अठारह गुना, चौबीस गुना, छत्तीस गुना, 72। ठीक है मेरे भाई, ये जितना भी फैक्टर आया मैंने सबकी गुना कर दिया। ठीक है, अब इसका फाइनल गुणनफल, गुणनफल निकालोगे तो वही हमारा सभी फैक्टर का गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, एक मिनट,
चलो मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसकी गुना करेगा तो फाइनल गुणनफल आ जाएगा, लेकिन तुम बताओ मेरे भाई, आम इंसान की बस की बात है इसका गुना करना? आम इंसान की बस की बात है इतना लंबा चौड़ा गुना करना? ये छोटा सा संख्या था तब इसका गुणनफल करने में हालत खराब हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई अगर बड़ा संख्या आ जाएगा, बड़ा संख्या आ जाएगा तो उसका फैक्टर भी बहुत ज्यादा बनेगा, तो फिर उन सबका गुणनफल करेगा तो करेगा कैसे? ठीक है, ये छोटा संख्या का गुणनफल करने में तो हालत खराब हो जाएगा। अगर बड़ा संख्या फेंक दिया तो उसका फैक्टर और लंबा चौड़ा बनेगा और उनका गुणनफल तो और लंबा चौड़ा बनेगा। तो मेरे भाई इतना तो मैं समझ गया कि इसका नॉर्मली गुणनफल किया नहीं जा सकता है। ठीक है, जब इसका नॉर्मली गुणनफल किया नहीं जा सकता है तो मेरे भाई पक्का इसमें कोई ना कोई पैटर्न बनता होगा, कोई ना कोई पैटर्न बनता होगा तभी इसका गुणनफल निकलेगा। हमारी बात समझ गया? कोई ना कोई पैटर्न बनेगा, फिक्स पैटर्न बनेगा तभी इसका गुणनफल निकलेगा। ठीक है, ऐसे इजी वे में इसका गुणनफल हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो तुम खोजने का प्रयास करो मेरे भाई इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, बस यही तुमको खोजने का प्रयास करना है कि इसमें क्या पैटर्न बनना है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमको गुना करना है, गुना मैं कैसे भी गुना कर सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना क्या पैटर्न बनना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम अगर गौर करेगा तो ये पहला पद को और सबसे लास्ट पद को देखो, सबसे लास्ट पद को, सबसे लास्ट पद को। ठीक है मेरे भाई, जब मैं पहला और सबसे लास्ट पद की आपस में जब मैं गुना भिड़ाऊंगा, जब मैं ये पहला और लास्ट पद की आपस में गुना भिड़ाऊंगा तो कितना बनेगा मेरे भाई, ये बताओ कितना बनेगा? सर 1 गुना 72 बनेगा, 1 गुना 72, और 1 गुना 72 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 72 आ जाएगा, 72। हमारी बात समझते रहना मेरे भाई। ठीक है, मैं चाहूं इसको ऐसे भी तो गुना कर सकता हूं, 72 को इधर ले आ सकता हूं, उसको उधर शिफ्ट कर सकता हूं, तो मैं पहला और लास्ट की गुना कर लिया। ठीक है, कैसे भी गुना करो ना, किसी को भी इधर फेंक दो, किसी को भी उधर फेंक दो, गुना ही तो करना है। तो मैं पहला और लास्ट की गुना कर लिया तो 72 हो गया, 72। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसी प्रकार से मेरे भाई, इसी प्रकार से पैटर्न बनता चला जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसका दूसरा पद है और उधर से जो इसका दूसरा पद है, पीछे से दूसरा पद और शुरू से दूसरा पद, जब तुम इस दोनों की भी गुना करेगा, इस दोनों की गुना करेगा, इस दोनों की भी जब गुना करेगा तो तुम बताओ मेरे भाई क्या बनेगा? इस दोनों की गुना करेगा तो क्या बनेगा? सर इस दोनों की गुना करने पे भी क्या बनेगा मेरे भाई? 72 ही बनेगा, 72 ही बनेगा। पैटर्न बन रहा है, 72 ही बनेगा, 72 बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसमें 4 संख्या का गुना हो गया, 1, 2 और 36 72 का गुना हो गया। सर ये वाला टर्म भी 72 दिया और ये दोनों का गुना भी 72 दिया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, अभी ये सब गुना में बचा हुआ है। हमारी बात ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से देखते रहना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसी प्रकार से शुरू से तीसरा जो टर्म है, शुरू से तीसरा टर्म और आखिरी से तीसरा टर्म, जब मैं इस दोनों को आपस में गुना करूंगा, जब मैं इस दोनों को आपस में गुना करूंगा तो इस केस में भी गुणनफल 72 ही बनेगा, इस केस में भी गुणनफल 72 ही बनेगा। ठीक है मेरे भाई, पैटर्न पकड़ रहा है, पैटर्न पकड़ रहा है। चलो मेरे भाई, इस प्रकार से मेरे भाई ध्यान से सुनना, इस प्रकार से मेरे भाई शुरुआत से चौथा वाला टर्म, शुरुआत से चौथा वाला टर्म और आखिरी से चौथा वाला टर्म, इस दोनों को भी मैं जब मैं आपस में गुना करूंगा, इस दोनों को भी जब मैं आपस में गुना करूंगा तो 72 ही बनेगा, 72 ही बनेगा। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अच्छा अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, इसी प्रकार से मेरे भाई शुरुआत के ये 5वें नंबर का टर्म और इधर से मेरे भाई अंतिम से 5वें नंबर का टर्म, जब मैं इसकी गुना करूंगा, इसकी गुना करूंगा तो ये भी कितना बनाएगा मेरे भाई? 72 ही बनाएगा, 72 ही बनाएगा। ठीक है मेरे भाई, 72 ही बनाएगा। तो इसमें बच कौन गया? अब इसमें बच कौन गया मेरे भाई? इसमें बच कौन गया मेरे भाई? ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें बच गया शुरुआत से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा टर्म और लास्ट से मेरे भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा टर्म। जब मैं इस दोनों की भी गुना करूंगा, इस दोनों की भी गुना करूंगा तो कितना बनेगा मेरे भाई? 72 ही बनेगा। तो टोटल सभी गुना में आ गया, सभी का मैंने गुना कर दिया, सभी का मैंने गुना कर दिया। अब तुम बताओ मेरे भाई, मेरा फाइनल गुणनफल क्या बनेगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरा फाइनल गुणनफल क्या बनेगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, ये दोनों टर्म का मिलकर, ये दोनों टर्म, ये दोनों टर्म एक पेयर बनाता है, पेयर, ये पहला और आखिरी पेयर बना रहा है और इस पेयर का गुणनफल कितना हो रहा है मेरे भाई? 72। इस पेयर का गुणनफल हो रहा है 72, इस पेयर का, जिसमें 2 संख्या का गुणनफल लग गया। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई ये दोनों पेयर का जो गुणनफल है ये भी हो रहा है 72, ये भी हो रहा है 72, ये भी हो रहा है 72। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई ये वाला जो पेयर है, ये वाला, इस दोनों का गुना भी हो रहा है 72, ये दोनों का गुणनफल भी आ रहा है 72। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद मेरे भाई ये वाला पेयर है, ये वाला पेयर, इसका भी गुणनफल आ रहा है 72, इसका भी गुणनफल आ रहा है 72, ये वाला पेयर हो गया, ये वाला। अब मेरे भाई ये दोनों पेयर का भी गुणनफल कितना आ रहा है मेरे भाई? 72 आ रहा है, 72, 72 आ रहा है, 72, और मेरे भाई ये दोनों का भी गुणनफल आ रहा है 72। तो फाइनली हमने सबका गुणनफल लगा तो लिया। अरे ऐसे अलग अलग ना करके मैंने एक 72 को एक साथ गुना में लगा लिया,
2 36 को एक साथ गुना में लगा लिया, 4 3 और 24 को एक साथ गुना में लगा लिया, तो फाइनल मैंने गुना ही तो किया, फाइनल मैंने गुना ही तो किया, इन सभी है ना फैक्टर का गुना ही तो किया। तो सभी मेरे भाई सभी गुना है ना, सभी जो पेयर है वो गुना के रूप में आके 72 72 72 72 दे दिया। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई इन सब की आपस में गुना करोगे तो कितना बनेगा? सर यहाँ 72 की पावर 1, 72 की पावर 1, 72 की पावर 1, ये कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है, 6 बार। तो यहाँ मेरे भाई हो जाएगा इसका टोटल गुणनफल 72 की पावर 6। नॉर्मल गुना मैं कर ही नहीं सकता हूं, मैं पावर में ही चलाऊंगा और तुमसे आंसर जो है पावर में ही मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मली हो गया 72 की पावर 6। ठीक है मेरे भाई, तो इस फैक्टर का जो गुणनफल आया वो क्या बन गया मेरे भाई? इस फैक्टर का जो गुणनफल आया वो क्या बन गया मेरे भाई? 72 की पावर 6 बन गया। हमारी बात समझ में आ गया? हमारी बात समझ में आ गया? अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। हम इसको कैसे पकड़ते, ध्यान से सुनना। इसको हम कैसे पकड़ते, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसमें टोटल कितना पेयर बनेगा ये बताओ। मैं डायरेक्ट इसमें पकड़ता, इसमें टोटल कितना पेयर बनेगा ये बताओ। तो सर इसमें टोटल फैक्टर की संख्या है 12। टोटल फैक्टर की संख्या 12 है, तो पेयर बनेगा कितना? 6। पेयर बनेगा कितना? 6। टोटल 6 पेयर बनेगा, 6 पेयर। और प्रत्येक पेयर का गुणनफल कितना आ रहा है? 72। प्रत्येक पेयर का गुणनफल कितना आ रहा है? 72। प्रत्येक पेयर का गुणनफल कितना आ रहा है? 72। तो बताओ मेरे भाई इसमें 72 गुना 72 गुना 72 कितना बार होगा मेरे भाई? 72 गुना 72 गुना 72 कितना बार होगा? सर ये 6 बार होगा, 6 बार। अरे बताओ ना, टोटल इसमें 6 पेयर ही तो बनेगा। प्रत्येक पेयर गुना में 72 दे रहा है, 72, तो 6 का 6 पेयर देगा ना, 72 72 72 72, 6 बार ही तो आएगा। तो 72 गुना 72 गुना 72 अगर 6 बार गुना करोगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा मेरे भाई? 72 की पावर 6 हो जाएगा। 72 की पावर 6, यहाँ जोड़ नहीं है, यहाँ जोड़ नहीं कि 6 गुना 72 हो जाएगा, यहाँ गुना है आपस में। 72 गुना 72 गुना 72 6 बार करोगे तो 72 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो डायरेक्ट मैं यहां से कर सकता था, डायरेक्ट मैं यहां से कर सकता था। ठीक है मेरे भाई, कि यहाँ पे टोटल पदों की संख्या कितनी है, मतलब टोटल फैक्टर कितना है? 12। तो टोटल कितना पेयर बनेगा? 6 पेयर। प्रत्येक पेयर गुना करके कितना दे रहा है? 72 दे रहा है। तो 6 का 6 पेयर गुना करके कितना दे देगा? 72 की पावर 6 दे देगा। 72 गुना 72 गुना 72 6 बार गुना करोगे तो 72 की पावर 6 दे देगा। एक लाइन में हमारा आंसर आ गया। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये हुआ इसका लॉन्ग प्रोसेस, ये हुआ मेरे भाई इसका लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, अब मैं इसके शॉर्ट प्रोसेस पे बात करूंगा, शॉर्ट प्रोसेस पे। ठीक है, कि इसके शॉर्ट प्रोसेस से मैं कैसे गुणनफल निकालूंगा ये बताना हूं। इसका क्या शॉर्टकट तरीका है कि मैं इजी वे में गुणनफल निकालूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, अब मैं इसका शॉर्टकट लगाऊंगा। शॉर्टकट ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इतना पेड़ टेड़ खोलने नहीं जाऊंगा। ठीक है, शॉर्टकट से इसका गुणनफल कैसे आएगा मेरे भाई ये बताओ। शॉर्टकट से इसका गुणनफल कैसे आएगा मेरे भाई ये बताओ। टोटल फैक्टर का गुणनफल निकालना है, तो शॉर्ट तरीके से कैसे आएगा मेरे भाई इतना बताओ। सबसे पहले ये बताओ तुम्हारा संख्या क्या है? 72 है, 72। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो, वो खानदानी है, सब में जाएगा। ठीक है, तो 9 8 72 होता है, 9 8 72, 2 की पावर 3 और मेरे भाई 3 की पावर 2। ठीक है, ये होता है इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है मेरे भाई, तुम्हारा गुणनफल क्या आया मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसी से पकड़ना ये कैसे फॉर्मूला ट्रिक बनता है। ये कोई ट्रिक प्रिक नहीं है, पूरा प्रोसेस होता है, इसी को लोग ट्रिक बना देता है। यहां देखो मेरे भाई गुणनफल आया 72 की पावर 6। तो इतना तो मैं समझ गया मेरे भाई, जिस संख्या का फैक्टर का गुणनफल पूछ रहा है, जिस संख्या के फैक्टर का गुणनफल पूछ रहा है, वो संख्या यहाँ पे 72 बेस में बनेगा, बेस में। ठीक है, बेस में बनेगा, बेस में। तो मैं इतना समझ गया, 72 का जितना भी फैक्टर होगा उसका जो गुणनफल होगा फाइनल, उसका जो बेस रहेगा वो 72 ही रहेगा, 72 ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, 72 रहेगा। अब इसका पावर यहाँ पे 6 है, पावर 6 है, तो ये पावर 6 कैसे आया होगा ये बताओ मेरे भाई। ये पावर 6 कैसे होगा ये बताओ मेरे भाई। देखो मेरे भाई, ये पावर 6 कैसे होगा मैं बताता हूं। देखो, इसके टोटल नंबर ऑफ है ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या 12 है ना, 12 है ना। तो मेरे भाई ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या 12 है, इसको 2 से डिवाइड किया होगा, 2 से डिवाइड किया होगा तो पावर 6 आया होगा। बस इतना फर्क है, बस इतना फर्क है। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका शॉर्टकट क्या हो गया। इसका जितना भी फैक्टर होगा उसका गुणनफल क्या बनेगा। तो सर 72, जिस संख्या का फैक्टर का गुणनफल पूछ रहा है बेस में वही आएगा 72। ठीक है, 72 आएगा, 72। और मेरे भाई इसका जो पावर होगा वो क्या होगा, इसका जो पावर होगा वो क्या होगा, इसका जो पावर होगा मेरे भाई वो इसके फैक्टर की संख्या बटा में 2 होगा। टोटल फैक्टर की संख्या 12 है, तो 12 बटा 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हो गया मेरे भाई, यही हो गया, यही दोनों सेम था ना, यही दोनों सेम था ना। तो यहां से मेरा शॉर्टकट बन गया। क्या शॉर्टकट बन गया मेरे भाई, क्या शॉर्टकट बन गया मेरे भाई, ध्यान से देखना क्या शॉर्टकट बन गया। हमारी बात ध्यान से देखना, एन हमारा कोई संख्या है, एन हमारा कोई संख्या है। ठीक है,
n हमारा कोई संख्या है, इसके फैक्टर्स का गुणनफल, इसके फैक्टर्स का गुणनफल, इसके फैक्टर्स का गुणनफल, गुणनफल उसका वैल्यू किसके बराबर होगा मेरे भाई? मैं इसका डायरेक्ट शॉर्टकट लगा देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। n हमारा कोई संख्या है, इसके फैक्टर्स का गुणनफल क्या बनेगा मेरे भाई? बेस में यही संख्या आएगा, बेस में यही संख्या, और पावर में क्या चलेगा मेरे भाई? ये जो संख्या है इसका नंबर ऑफ फैक्टर, इस संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, बटा में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 बटा में कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2 आ जाएगा, 2। तो यही मेरा यहां से क्या बन गया मेरे भाई? ट्रिक बन गया, ट्रिक। ठीक है, और कुछ और नहीं होता है मेरे भाई। ट्रिक जो बेसिक तरीका होता है उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो मेरे भाई किसी भी संख्या के फैक्टर का गुणनफल निकालना है तो उस संख्या के ऊपर में पावर क्या चढ़ाना? नंबर ऑफ फैक्टर बटा का 2 चढ़ाना, नंबर ऑफ फैक्टर बटा का 2। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? चलो मेरे भाई, बस इसमें इतना ही कंसेप्ट है इसके गुणनफल निकालने का, इसके अलावा इसमें दूसरा कंसेप्ट है नहीं। ठीक है मेरे भाई, हम अगर गुणनफल निकालना पड़ेगा तो मैं डायरेक्ट इसी का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो यहां से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन हमारा बच गया हुआ है उसको मैं यहां से बाहर फेंकता हूं। आज जो क्वेश्चन बच गया हुआ है मेरे भाई, ये बताओ कौन कौन क्वेश्चन बच गया हुआ है। ठीक है, उसको आज मैं फाइनल करता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्या क्वेश्चन कह रहा है इसको ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 576 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताना है। आ गया गुणनफल वाला क्वेश्चन, आ गया गुणनफल वाला क्वेश्चन। 576 के सभी गुणनखंड का गुणनफल बताना है, क्या होगा? तो सबसे पहले मेरे भाई 576 का अभाज्य गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है मेरे भाई, 576 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा मेरे भाई? ये 576 खुद क्या होता है मेरे भाई? 24 का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर। अरे यही तो होता है 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576। मेरे भाई 24 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 8 लिख सकते हैं, 3 गुना 8। और 8 को भी क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अरे यही तो हुआ, मैंने अभाज्य गुणनखंड लगाना शुरू कर दिया। यहां से पावर छिटकाएगा तो क्या बनेगा? 2 की पावर 3, उसकी पावर 2, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3 की पावर 2, पावर की पावर में गुना हो जाएगा तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। यहां से बनेगा 2 की पावर 6। ठीक है, और यहां से बनेगा मेरे भाई 3 की पावर 2, यहां से बनेगा 3 की पावर 2। तो फाइनली इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया, फाइनली इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया मेरे भाई। हमारा बात समझ में आ गया? फाइनली इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। ठीक है, चलो मेरे भाई, फाइनली इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको गुणनफल निकालने के लिए नंबर ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ता है, नंबर ऑफ फैक्टर का। टोटल फैक्टर की संख्या कितना होगा ये बताओ मेरे भाई। हमको नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या बताओ कितना होगा? NOF, टोटल फैक्टर की संख्या कितना होगा? शॉर्टकट से लगाओ ना, पावर में 1 जोड़ के गुना कर दो। 6 है तो 7 हो जाएगा, 7 गुना 7 गुना 2 है तो 3 हो जाएगा, 3 तो 7 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 21 हो जाएगा, 21। हमारी बात समझ में आ गया? हमारी बात समझ में आ गया? अच्छा भाई ठीक है, ये ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर आ गया। तो हमको मेरे भाई इसका जितना भी फैक्टर है उसका प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट। ठीक है, फैक्टर्स का गुणनफल निकालना है, फैक्टर्स का गुणनफल, फैक्टर्स का गुणनफल निकालना है, फैक्टर्स का गुणनफल। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, फैक्टर्स का गुणनफल निकालना। तो मैं क्या शॉर्टकट बताया था मेरे भाई? बेस में जो संख्या रहेगा वही आएगा, वही 576 है तो 576 ही आएगा। और पावर में क्या बनेगा? पावर में जितना नंबर ऑफ फैक्टर है उसका बटा 2 कर दो, नंबर ऑफ फैक्टर 21 है उसका बटा 2 कर दो। ठीक है मेरे भाई, यही इसका गुणनफल आ जाएगा, यही इसका गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बताओ मेरे भाई, हमारा जो आंसर है वो इस फॉर्म में तो है ही नहीं, ये तो 24 के फॉर्म में है, तो इसको सही करो ना। ये 576 को क्या लिख सकता है मेरे भाई? 24 का स्क्वायर नहीं लिख सकता है, और उसकी पावर कितना है मेरे भाई? 21 बटा 2 है, 21 बटा 2। ठीक है मेरे भाई, अब हमको इतना बताओ मेरे भाई,
ये पावर के ऊपर पावर है, तो इसकी जब आपस में गुना होगा तो 2 से 2 तो कट ही जाएगा। तो फाइनली कितना हो गया मेरे भाई, ये 24, फाइनली कितना हो गया मेरे भाई, फाइनली कितना हो जाएगा, 24 की पावर 21 हो जाएगा, 24 की पावर 21। ठीक है, तो इसके फैक्टर के जो गुणनफल बनेगा वो क्या बन जाएगा मेरे भाई, 24 की पावर 21 हो जाएगा, 24 की पावर 21। ठीक है, चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक संख्या हमारा है 200, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं फिर इसका सॉल्यूशन लगाते हैं। ठीक है, एक संख्या हमारा है 200, एक संख्या हमारा है 200। ठीक है, एक संख्या हमारा है 200। ठीक है मेरे भाई, n हमारा कोई संख्या है, इसका वैल्यू है 200। एक धन पूर्णांक है, 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस संख्या को x से डिवाइड किया जाता है, x से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 8 बचता है, रिमाइंडर 8। यहां से जो शेषफल आता है वो कितना आता है मेरे भाई, 8 आता है, 8। ठीक है, तो x के कितने मान हो सकते हैं हमसे ये पूछ रहा है, x के कितना मान हो सकता है हमसे ये पूछता है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। देखो मेरे ध्यान से, एक संख्या 200 को जब मैं x से भाग लगाता हूं तो रिमाइंडर 8 होता है, रिमाइंडर 8। हमसे x का मान पूछ रहा है कि कै गो मान x का हो सकता है। ठीक है, ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि x का टोटल कै गो मान हो सकता है, हमसे ये पूछ रहा है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, जब इस 200 को x से भाग लगाते तो रिमाइंडर 8 बचता है। ठीक है मेरे भाई, लेकिन मेरे भाई अगर मैं यहां पर रिमाइंडर 0 बना, अगर मैं यहां पर रिमाइंडर 0 कर दूं तो तुम बताओ मेरे भाई 200 की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा। अरे 200 को मेरे भाई जब 200 में x से भाग लगाते तो रिमाइंडर 8 बनता है, 8 बनता है। तो बताओ मेरे भाई मैं ऐसा कौन सा संख्या ये 200 की जगह पे लिखूं जिसको x से भाग लगाने पर रिमाइंडर 0 बन जाए। अरे 200 को x से भाग लगाते तो रिमाइंडर 8 हो जाता है, 8। लेकिन मेरे भाई अगर मैं 200 की जगह पे 200 की जगह पे 200 की जगह पे 200 की जगह पे अगर मैं रिमाइंडर इसमें से घटा दूं, रिमाइंडर इसमें से घटा दूं, तब जाके मेरे भाई जो संख्या बनेगा 192, उसको अगर मैं x से भाग लगाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, मेरा रिमाइंडर 0 नहीं बनेगा। अरे 200 को x से भाग लगाता है तो रिमाइंडर 8 बनता है, 8। लेकिन मेरे भाई अगर मैं इस 200 में से 8 को घटा दूंगा, यानी 192 में जब मैं x से भाग लगाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा। यानी इतना हुआ मेरे भाई कि 200 मेरे भाई ये जो x है, ये जो x है ये 200 को अभी विभाजित नहीं कर रहा है, x जो है ये 200 को पूरी तरह से विभाजित नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे भाई x अगर 200 को पूरी तरह से विभाजित नहीं कर रहा है तो इसमें से जैसे ही मैंने 8 घटाया तो मेरे भाई x जो यहां पर है क्या वो 192 को विभाजित नहीं करेगा, क्या वो 192 को विभाजित नहीं करेगा। मेरे भाई रिमाइंडर 0 का मतलब विभाजित करना होता है। तो यहां पर इतना पता चल गया कि इस वाले भागफल में, इस वाले भाग में x जो है वो 200 को डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन इस वाले भाग में x जो है वो 192 को डिवाइड कर रहा है। तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ, अगर मेरे भाई ये संख्या किसी संख्या को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सर मेरे भाई 192 को x काट रहा है ना पूरी तरह से, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो 192 का फैक्टर होगा और कुछ और नहीं होगा। x जो है 192 का फैक्टर होगा, फैक्टर। ठीक है, x 192 का फैक्टर होगा, फैक्टर। इतना बात हमको समझ में आ गया। ठीक है, यहां पर x 200 का फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहां पे x 192 का फैक्टर होगा। हमारी बात समझ गया। ठीक है, तो यहां पर हमको पता चल गया कि x 192 का फैक्टर है, तो यही तो निकालना है हमको, फैक्टर की संख्या ही तो निकालना है, x का मान बताना है कि टोटल क्या को बनेगा। यानी फाइनली हमको ये बताना है कि 192 के कुल कितने फैक्टर है ये बताओ, 192 के कुल कितने फैक्टर है ये बताओ। कुल फैक्टर की संख्या बताना है, कुल फैक्टर की संख्या। अरे काय नहीं समझ रहा है मेरा बात, तुमसे x का मान पूछ रहा है कै गो बनेगा, तो x का मान तो बहुत सारा बनेगा ना, और वो सभी मान 192 का फैक्टर होगा। तो हमसे फाइनली यही ना पूछ रहा है कि 192 का टोटल फैक्टर बताओ क्या हो। तो यहां पे क्या निकाल के देना, 192 के कुल फैक्टर की संख्या बताना है क्या होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा और बुद्धि लगाना, सीधे नहीं कूद जाना फैक्टर की संख्या निकालने पे। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां जो x है जब 200 में भाग लगता है, 200 में जब भाग लगता है x तो रिमाइंडर 8 देता है। तो यहां जो मेरा जो x का मान है वो मेरे भाई 8 से बड़ा होगा, 8 से बड़ा होगा। इस बात का भी ध्यान रखना है, x का मान जितना भी फैक्टर आएगा सबको नहीं ले लेना है, इस कंडीशन को भी पालन करना चाहिए कि 200 में जब x से भाग लगाते हैं तो हमारा रिमाइंडर 8 देता है, 8। तो मेरे भाई तुम इतना बताओ कि जब कभी भी किसी संख्या से किसी संख्या में भाग लगाते तो मेरा रिमाइंडर जो होता है वो भाजक से छोटा होता है ना। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई
कि मेरा जो भाजक है वो रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। जो भाजक होता है वो रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होता है, तो x हमारा भाजक है तो ये रिमाइंडर 8 से हमेशा बड़ा होगा। इस कंडीशन का भी ध्यान रखना है कि हमको फैक्टर तो निकालना ही है 192 का, 192 का जितना फैक्टर है उतना तो निकालना ही है, लेकिन मेरे भाई हमको वही फैक्टर लेना है जो 8 से बड़ा होगा। 8 से नीचे वाला फैक्टर मैं ले ही नहीं सकता हूं, नहीं तो इस कंडीशन को ये फेल कर जाएगा, ठीक है। तो आंख मूंद के 192 का टोटल फैक्टर की संख्या मत निकाल लेना, ठीक है। उस फैक्टर को छांट देना जो 8 से क्या है मेरे भाई छोटा हो जाएगा, छोटा, उसको नहीं लेना है। यानी हमको टोटल फैक्टर की संख्या निकालना है 192 का जो 8 से बड़ा होनी चाहिए, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे बताओ मेरे भाई 192 के कुल फैक्टर की संख्या होनी चाहिए, निकालना है, और वो भी क्या होना चाहिए मेरे भाई 8 से बड़ा होना चाहिए, 8 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 8 से जैसे ही छोटा होगा तो ये क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बताओ मेरे भाई 192 के कुल फैक्टर की संख्या कैसे निकालेगा? पहले कुल फैक्टर की संख्या तो निकालो ना, कुल फैक्टर की संख्या निकालो ना 192 का। 192 की कुल फैक्टर की संख्या कैसे निकालोगे मेरे भाई, इतना बताओ। इसका अभाज्य गुणनखंड करेगा, अभाज्य गुणनखंड कैसे करेगा, अभाज्य गुणनखंड कैसे करेगा मेरे भाई? इसको मैं 16 के फॉर्म में तोड़ूंगा, ध्यान से देखना मेरे भाई। 16 का 16, 16 का 16, 3, 16 गुना 32, 16 गुना 12 हो जाएगा, अरे हो जाएगा। ये 16 को क्या लिख सकता है 2 की पावर 4 हो जाएगा, और ये 12 क्या है मेरे भाई 3 गुना 4, 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, अरे यही तो होगा, यही तो होगा। तो फाइनली यहाँ से 192 का भाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 की पावर 4 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ है, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा और 3 की पावर 1 हो जाएगा। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। चलो मेरे भाई, तो इसका मैंने क्या निकाल लिया बताना मेरे भाई, इसका मैंने क्या निकाल लिया, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, अभाज्य गुणनखंड। अब बताओ मेरे भाई इस संख्या का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ही देगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा 6, तो पावर 1 बढ़ा के गुना तो करना है ना, पावर में 1 बढ़ा के 1 जोड़ के गुना कर दो, तो 7 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से आएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा 14। सर इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा 14, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा 14। हमारी बात ध्यान से सुनना, लेकिन हमको तो टोटल और नंबर ऑफ फैक्टर में ये फैक्टर सब भी आ गया होगा जो 8 से छोटा हुआ होगा। मैंने तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाला ना, हमको मेरे भाई वही फैक्टर लेना है जो 8 से बड़ा है, ठीक है। तो पहले ये बताओ मेरे भाई कि इसमें 8 से छोटा वाला फैक्टर कौन होगा इसका, 192 का मैं यहाँ पे फैक्टर निकाल रहा हूँ, मैं वो फैक्टर निकाल रहा हूँ, मैं वो फैक्टर सब जो निकाल रहा हूँ जो 8 से छोटा होगा, 8 से छोटा वो फैक्टर मैं इसमें से छांटूंगा। तुम बताओ मेरे भाई 192 का 8 से छोटा वाला फैक्टर कौन होगा, 1 होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको इंडिविजुअली निकाल लो, ऐसे ही निकलेगा, 1 होगा। इसके बाद अगला 2 होगा, 2 होगा, ठीक है। 3 भी इसको उड़ाता है तो 3 भी होगा, 3 भी होगा मेरे भाई। 4, 4 चौका 16, 4 8 32, 4 भी इसको उड़ाता है तो ये 4 भी होगा मेरे भाई। 5 तो ये जाएगा नहीं, 6 6 6 छत्री 18, 6 दूना 12 मेरे भाई। इसका एक फैक्टर 6 भी होगा, 6 भी होगा। 7 तो इसको काटेगा नहीं, ठीक है, 7 तो काटेगा नहीं। इसके बाद मेरे भाई हो गया 8, 8, इसके बाद 1 हो गया 8, ठीक है मेरे भाई। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारा जो 192 का फैक्टर होना चाहिए वो 8 से बड़ा होना चाहिए, 8 से बड़ा। और ये फैक्टर सब जो जितना मैं लेकर आया इंडिविजुअल, अब इसके बाद जो फैक्टर आएगा वो 8 से बड़ा वाला ही तो आएगा, वो तो लेना ही है मेरे भाई। इतने फैक्टर इसका 192 का ऐसा है, इतना फैक्टर ऐसा है मेरे भाई जो 8 से बड़ा है ना, 8 से छोटा है, 8 से छोटा। हमको 8 से बड़ा चाहिए, 8 भी नहीं चाहिए, 8 से बड़ा वाला फैक्टर चाहिए कंडीशन के अकॉर्डिंग, 8 से बड़ा वाला फैक्टर, समझ रहा है। तो मेरे भाई यही फैक्टर सब जो होगा जो मेरे भाई 8 या 8 से छोटा होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकाल लिया 14। इसमें टोटल फैक्टर आ गया होगा, टोटल फैक्टर ये सब भी घुस गया होगा, इस सबको बाहर फेंको, बाहर फेंको। हमको 8 से बड़ा वाला फैक्टर चाहिए, ये फैक्टर सब भी घुस गया होगा इसमें, इसको बाहर फेंको। 3 3 6 फैक्टर को मैं बाहर फेंक दूंगा बाहर, तो 14 में से 6 चला जाएगा तो टोटल कितना फैक्टर बच जाएगा, 8 फैक्टर बच जाएगा, 8। ये ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ये ऑप्शन हो जाएगा। इतना बुद्धि लगाना था इस क्वेश्चन में, ठीक है, इतना बुद्धि लगाना था मेरे भाई इस क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले ये दिमाग लगाना था कि 200 को 1 से डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर देता है, ठीक है। इसका मतलब मेरे भाई ये जो x है ये 200 को विभाजित नहीं कर रहा है, तो आखिर 200 को विभाजित नहीं कर रहा है तो किसको विभाजित कर रहा है, तो इसमें से रिमाइंडर घटा दो, इसमें से रिमाइंडर घटा देगा, उससे पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा x से, ठीक है। तो 192 से पूरी तरह से विभाजित हो गया। अगर कोई संख्या मेरे भाई, कोई संख्या अगर x से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि x उसका फैक्टर होगा। तो मैंने इसका टोटल फैक्टर निकाल लिया, हमको पता चल गया कि 192 का फैक्टर होगा x, ठीक है। तो 192 का टोटल फैक्टर निकाल लिया, ठीक है। तो 192 का टोटल फैक्टर हमको नहीं चाहिए था, क्योंकि इस कंडीशन का भी पालन करना चाहिए
कि जो x का मान है, x तो हमारा फैक्टर है 192 का, तो वो मेरे भाई हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए। इस कंडीशन का भी पालन करना था, ठीक है। तो मैंने 192 का टोटल फैक्टर की संख्या निकाल तो लिया, लेकिन मेरे भाई जो 8 या 8 से छोटा वाला फैक्टर था मैं उसका भी संख्या निकाला, ठीक है। ये तो हमको टोटल फैक्टर की संख्या दे दिया, यहां से मेरे भाई वो फैक्टर हुआ जो 8 या 8 से छोटा है, तो ये फैक्टर की संख्या इंडिविजुअली निकाल ली, ठीक है। इसको वहां से घटा दिए तो 192 का कुल फैक्टर हो गया मेरे भाई, और वो भी 8 से बड़ा वाला फैक्टर आ गया। ये कंडीशन का पालन हो गया, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगले सवाल पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। कितना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये कितना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। यदि 1 और रूट n के बीच 14 गुणनखंड है, मेरे भाई ध्यान से सुनना, 1 और रूट n, 1 और रूट n, 1 और रूट n, इसके बीच में मेरे भाई, इसके बीच में टोटल कितना गुणनखंड है, 14 गुणनखंड है, 14। इसके बीच में टोटल 14 फैक्टर है, 14 टोटल 14 फैक्टर है 14, ठीक है। तो n के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो मेरे भाई जो हमारा संख्या n है, जो हमारा संख्या n है, इसका टोटल गुणनखंड बताना है क्या होगा, टोटल फैक्टर बताना है क्या होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसका टोटल फैक्टर बताना है क्या होगा। तो इतना तो पता चल गया मेरे भाई कि जो n हमारा संख्या है, जो n हमारा संख्या है, ये कोई ना कोई इंटीजर होगा, कोई ना कोई इंटीजर, कोई ना कोई पूर्णांक वाला संख्या होगा, सौसांक वाला, ठीक है मेरे भाई, कोई ना कोई इंटीजर होगा, ठीक है। उसी का तो फैक्टर निकलता है इंटीजर का, जो सौसांक होता है पूर्णांक वाला, ठीक है। तो इतना तो हमको पता चल गया मेरे भाई कि यहाँ जो रूट n में जो बैठेगा, यहाँ जो रूट n में बैठेगा, तो ये रूट n में, ये रूट के अंदर में जो n बैठा हुआ है, ये मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर। इतना तो पता चल गया, ठीक है। तो मेरे भाई ये n जो इंटीजर है, इंटीजर के साथ साथ मेरे भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तभी इसके अंदर में जाएगा और उसका रूट निकलेगा पूरा पूरा, तभी इनका मान इंटीजर फेंकेगा। हमारी बात समझ गया। तो यहां पर जो बैठा होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अरे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, मान लो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 है, 16 जब यहाँ n की जगह पे मान लो कि n का वैल्यू 16 है, तो 16 यहाँ घुसेगा तभी तो 4 देगा, तभी तो 4 देगा। काहे नहीं समझ रहा है हमारी बात। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहेगा, इनका मान लो 17 है, 17 पूर्णांक तो है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये अंदर में जाएगा, तो यहाँ तो इसका वैल्यू ही नहीं फेंकेगा। काहे नहीं हमारा बात समझ रहा है। तो यहां पर जो संख्या बनेगा मेरे भाई वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में जो यहाँ पे संख्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। अब हमारा एक कंसेप्ट समझो ध्यान से मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देख सॉल्व करने के लिए इस कंसेप्ट को समझना जरूरी, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। परफेक्ट स्क्वायर, ध्यान से सुनना मेरे भाई, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, नंबर के लगा लो मेरे भाई। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फैक्टर्स की संख्या, फैक्टर्स की संख्या विषम होती है, विषम। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फैक्टर की संख्या विषम होती है, विषम, विषम होती है, विषम। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जितना भी दुनिया में है, ठीक है, उसका अगर फैक्टर निकालोगे और उसका अगर संख्या गिनोगे तो वो ऑड नंबर फेंकेगा, ऑड नंबर। ये स्पेशल कंडीशन होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। इसके फैक्टर की संख्या क्या होता है मेरे भाई, ऑड होता है, ऑड, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं, उसके बाद ही तुमको ये क्वेश्चन पल्ले पड़ेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर अपना मर्जी से कोई उठा लो, जैसे मैंने 100 उठा लिया, 100, ठीक है, मैंने 100 उठा लिया, 100, ठीक है मेरे भाई। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई इसका फैक्टर कितना होगा टोटल, ये बताओ इसका टोटल फैक्टर कितना होगा। आराम से फैक्टर निकाल सकते इसका इंडिविजुअली, कौन कौन इसका फैक्टर होगा वो निकालो आराम से। तो तुम बताओ मेरे भाई 100 का फैक्टर कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 4 होगा, इसके बाद मेरे भाई 5 होगा, 5 के बाद सीधा 10 जाएगा, सीधा 10 जाएगा, ठीक है।
और 10 के बाद मेरे भाई अगला कौन आएगा, 20 आएगा, 20 आएगा, 20, 20 के बाद अगला फैक्टर कौन आएगा मेरे भाई, 25 आएगा, 25, और 25 के बाद मेरे भाई अगला फैक्टर कौन आएगा, 50 आएगा, 50, और अगला फैक्टर क्या होगा मेरे भाई, 100 होगा, 100। यही है, अरे यही होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ टोटल फैक्टर की संख्या कितना है, ये बता दो हमको। इसके टोटल फैक्टर की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना। तो विषम आया कि नहीं, विषम आया, विषम आया कि नहीं, विषम आया। तो तुम बताओ मेरे भाई जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब जिसको पावर के फॉर्म में लिखा जा सके, उसके फैक्टर की संख्या टोटल विषम होता है, टोटल विषम होता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें थोड़ा सा लॉजिक पकड़ो, लॉजिक, इसी से क्वेश्चन समझ में आएगा। लॉजिक पकड़ो, लॉजिक। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसके फैक्टर की संख्या तो निकाल लिया, ठीक है मेरे भाई। अब इसका लॉजिक पकड़ो, लॉजिक। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये पहला फैक्टर और लास्ट फैक्टर को देखो ध्यान से, पहला और लास्ट को देखो ध्यान से, ये पहला और लास्ट को देखो, पहला फैक्टर लास्ट फैक्टर, ठीक है। ये पेयर बना लेगा, ये पेयर, और गुना करके 100 बनाएगा, 100, ठीक है। हमको गुणनफल का काम है नहीं, पहला और लास्ट का एगो पेयर बनेगा, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद मेरे भाई दूसरा का और इधर से लास्ट दूसरा का एगो पेयर बनेगा, फिर तीसरा का और इधर से लास्ट तीसरा का एगो पेयर बनेगा, ठीक है। फिर इस चौथा का पेयर बनेगा, ठीक है मेरे भाई। इसका जितना भी फैक्टर है टोटल, उन सब का पेयर बन जाएगा, लेकिन बीच में ये छूट जाएगा, बीच में ये छूट जाएगा ये। अगर मैं इसका पेयर बनाने लगूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, पहला लास्ट का पेयर बनेगा, ठीक है, दूसरा और इसका पेयर बनेगा, तीसरा और इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा, ये बीच में पेयर से हट जाएगा। तुम कैसे भी पेयर बनाओगे तो 9 संख्या का पेयर टोटल पूरा थोड़ी ना बन सकता है। अरे 9 संख्या तो विषम होता है ना, तो विषम होता है तो 8 संख्या का ना पेयर बनेगा, एगो तो छूटेगा ना, तो मेरे भाई पेयर बनेगा तो ये बीच वाला हमेशा छूट जाएगा। और बीच वाला जो ये संख्या छूटता है मेरे भाई, ये कुछ और नहीं होता है, जो पेयर से रह जाता है, जो पहला और आखिरी का मैं पेयर बनाया था, इसी तरीके से जैसे गुणनफल में पेयर बनाया था वैसे ही मैं किया हूं। जो बीच में जो संख्या छूट जाएगा पेयर में, वो क्या है, 10 है। और ये 10 क्या है मेरे भाई, जिस परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात कर रहा है मेरे भाई, जिस परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात कर रहा है, उसका अंदर रूट है ये, अंदर रूट, उसका अंदर रूट है अंदर रूट। हमारी बात समझ गया, जिस परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात कर रहा है ये 10 क्या है, जिस परफेक्ट स्क्वायर नंबर की फैक्टर की बात कर रहा है, उसका अंदर रूट है अंदर रूट, ठीक है। यहां पे कौन बैठता है मेरे भाई, यहां पे कौन बैठता है, ठीक बीचों बीच। तो जो संख्या होता है उसका अंदर रूट वाला यहां पे बैठता है, ठीक है। अरे इतना बात तो समझ गया ना, ये हमेशा हर एक क्वेश्चन में होगा, हर एक परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर वाला क्वेश्चन में सही बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर जितना भी आएगा, तुम उसका पहला अंतिम का पेयर बनाएगा, दूसरा उससे पहले का पेयर बनाएगा, इस तरीके से पेयर बनता चला जाएगा। जो बीच में जो छूटेगा संख्या, वो संख्या क्या होगा मेरे भाई, वो संख्या क्या होगा, तो सर जिसका फैक्टर मैं निकालने चला हूं, जिस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मैं फैक्टर सब निकालने चला हूं, ठीक है, उसका अंदर रूट ही होता है ये संख्या, ठीक है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, यहां टोटल फैक्टर 9 है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें और बुद्धि लगाओ थोड़ा सा। टोटल फैक्टर की संख्या 9 है, तो मैं कैसे निकाला मेरे भाई, ध्यान से सुनना। टोटल फैक्टर की संख्या 9 है, ठीक है। तो ये जो बीच में नंबर होता है मेरे भाई, बीच में, वो खुद संख्या का वर्गमूल वाला होता है, खुद संख्या का अंदर रूट होता है, ठीक है। तो हमको ये बताओ मेरे भाई, ये उस संख्या का अंदर रूट वाला है, अंदर रूट। तो इससे पहले टोटल कितना फैक्टर है, इससे पहले टोटल कितना फैक्टर है, सर 1 2 3 4 फैक्टर है, 4 फैक्टर। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो जिसका पेयर नहीं बनता है, उससे पहले मेरे भाई कितना फैक्टर है, 4 फैक्टर है, ठीक है मेरे भाई। जिसका पेयर नहीं बनता है, उसके बाद टोटल कितना फैक्टर है मेरे भाई, उसके बाद टोटल कितना फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 4 फैक्टर, 4 फैक्टर है, 4 फैक्टर। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसमें टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, सर 4 इधर से आएगा, 4 उधर से आएगा, 8, और एक बीच में ऐसा है जिसका पेयर नहीं बना, और वो संख्या कौन है मेरे भाई, इसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल। जो हमारा मेन संख्या n होता है, उसका अंदर रूट होता है, अंदर रूट। तो इस तरीके से अगर मेरे भाई क्वेश्चन में तुमको दिख गया, इस तरीके से दिख गया, तो मेरे भाई ये जो अंदर रूट में जो वैल्यू होता है, अंदर रूट में जो वैल्यू होता है, उससे पहले जितना फैक्टर होता है उतना ही उसके बाद होता है। ये कंसेप्ट को ध्यान रखना, कंसेप्ट को इस टाइप का फॉर्मेट अगर दिख जाए तुमको कभी भी क्वेश्चन में, ये फैक्टर सब यहाँ पे फेंका हुआ है, टोटल फैक्टर सब, और बीच में जो हमारा एक फैक्टर छूट रहा है, और इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में रूट अंदर जिस संख्या का फैक्टर निकाला उस संख्या के फॉर्म में हो, तो सीधा सीधा समझ जाना, जितना फैक्टर इस रूट से इधर वाला होगा उतना ही फैक्टर उधर में होगा। यानी 4 फैक्टर इधर है तो 4 फैक्टर उधर है, तो 4 ये 8, एक फैक्टर ये हो जाएगा 9, ठीक है। अच्छा
अब बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन का जवाब दे दो। अब तुम 1 सेकेंड में इसको फेंक देगा, ठीक है, 1 सेकेंड में फेंक देगा मेरे भाई। ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। कोई हमारा संख्या है, कोई हमारा संख्या है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। कोई हमारा संख्या है, कोई हमारा संख्या है, हमारी बात ध्यान से सुनना। 1 सेकेंड में फेंक देगा, 1 सेकेंड में इस क्वेश्चन को आप, ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। उस संख्या का ये फैक्टर सब है, फैक्टर सब। इसमें एगो फैक्टर एक है जो सबका फैक्टर होता है। एक तो इकलौता ऐसा संख्या ना जो पूरे ब्रह्मांड का फैक्टर होता है, ये अकेला। एक फैक्टर होगा, फिर अगला फैक्टर होगा, फिर अगला फैक्टर होगा, फिर अगला फैक्टर होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये बीच में मेरे भाई फैक्टर के बीच में ये रूट एन वाला आ रहा है, ठीक है मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये अभी मैंने समझाया, इसको पकड़ के रखना। ये कोई संख्या हमारा एन है, एन, इसका ये सब फैक्टर है। हमको नहीं पता मेरे भाई यहाँ पे कौन फैक्टर बैठा हुआ है, हमको नहीं पता है मेरे भाई यहाँ पे कौन फैक्टर बैठा हुआ है, हमको नहीं पता है मेरे भाई यहाँ पे कौन फैक्टर बैठा हुआ है, हमको नहीं पता यहाँ पे कौन फैक्टर बैठा हुआ है, हमको नहीं पता यहाँ पे कौन फैक्टर बैठा हुआ है। ये भी मेरे भाई इसका एक फैक्टर ही होगा, ये भी इसका एक फैक्टर होगा। काहे नहीं बात समझ रहा है, ये भी हमारा एक फैक्टर ही होगा इसका। ये जो तुमको रूट के अंदर में एन दिख रहा है मेरे भाई, ये रूट के अंदर में जो एन दिख रहा है वो भी इसका एक फैक्टर ही होगा। तुम देखो ना यार, तुम देखो ना यार, ये फैक्टर सब जो है, और बीच में रूट के अंदर में जो 100 दिख रहा है 100, तो यहाँ 100 है तो रूट के अंदर में 100 दिख रहा है 100। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो 10 है वो तो इसका फैक्टर ही तो है, इसका फैक्टर ही तो है। तो जो संख्या यहाँ है, जो संख्या यहाँ है, उसका रूट के अंदर में जो संख्या यहाँ पे रहता है, तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, उसका फैक्टर ही तो होता है ये जो रूट 100 है वो क्या है, इसका फैक्टर ही तो होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ भी पकड़ना है मेरे भाई, इसी प्रकार से यहाँ भी पकड़ना है। बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा बुद्धि, और थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। तो मेरे भाई इस एन के बहुत सारे फैक्टर है, हमको नहीं पता यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, और एक फैक्टर मेरे भाई इसका रूट एन है, रूट एन, ठीक है। तो मैं समझ गया मेरे भाई, मैं समझ गया कि ये जो रूट एन है, ये जो रूट एन है वो इसका एक फैक्टर होगा। ये जो रूट एन है वो इसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि जो संख्या यहाँ है, जो संख्या यहाँ है, उसी को रूट के फॉर्म में यहाँ लिखा गया है, तो वो इसका फैक्टर होगा, ठीक है। इसका जितना भी फैक्टर आएगा उसका एक फैक्टर होगा। जो संख्या यहाँ है उसका एक फैक्टर मेरे भाई कौन होता है, इसके अंदर में रूट लगा दो वही होता है। इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया, ठीक है, कि रूट एन इसका फैक्टर होगा। अब मैं तुमको आगे क्या समझाया हूं, मैं आगे क्या समझाया मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनना। इतना तो मैं समझ गया मेरे भाई कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसमें ऑड फैक्टर होगा, ऑड, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा ऑड, टोटल विषम फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, टोटल विषम फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई सबका फैक्टर का पेयर बन जाएगा, इसका पेयर नहीं बनेगा, इसका पेयर नहीं बनेगा। हमारी बात समझ गया, यही तो है, इसका पेयर नहीं बनता था ना। ये ऑड वाला फैक्टर ऐसा ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला संख्या है, ठीक है। इसका फैक्टर निकालोगे तो सबका फैक्टर बन जाएगा, बीच में एक रूट वाला जो आएगा जिसका ये रूट है उसका ही पेयर नहीं बनेगा, तो इसका पेयर नहीं बनेगा, इसका पेयर नहीं बनेगा, ठीक है मेरे भाई। अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, ये जो रूट के अंदर में 100 है, उससे पहले जितना पद होता है उतना ही इधर होता है ना, उतना ही इधर होता है ना। अरे काहे नहीं समझ रहा है हमारा बात। ये एक रूट एन यहाँ पे जो फैक्टर है इसका पेयर नहीं बनेगा, तो इससे पहले जितना फैक्टर होगा, इससे पहले जितना फैक्टर होगा उतना ही फैक्टर मेरे भाई इसके बाद भी होगा, उतना ही फैक्टर इसके बाद होगा। तुम बताओ मेरे भाई, एन का सबसे लास्ट फैक्टर एन ही तो होगा। अरे किसी संख्या का फैक्टर कौन होता है, शुरुआत का एक होता है और अंतिम उसका खुद ना होता है, तो एन का सबसे अंतिम फैक्टर एन ही तो होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, जितना फैक्टर एक और रूट एन के बीच में होगा, जितना फैक्टर रूट एन से पहले होगा, ध्यान से सुनना, जितना फैक्टर मेरे भाई ये रूट 100 से पहले होगा, उतना ही फैक्टर मेरे भाई रूट 100 के बाद भी होगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो रूट एन से पहले जितना फैक्टर होगा, मान लो रूट एन से पहले एक्स वो फैक्टर, हमको नहीं पता यहाँ कितना फैक्टर, रूट एन से पहले, रूट एन को नहीं लेना है, रूट एन से पहले अगर एक्स फैक्टर है तो रूट एन के बाद भी मेरे भाई कितना फैक्टर हो जाएगा, एक्स फैक्टर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप के ये फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इसके टोटल फैक्टर की संख्या ऑड आएगा, ऑड, विषम संख्या में इसके फैक्टर की संख्या आएगा ऑड। तो ऑड संख्या अगर आएगा तो सबका पेयर तो बनेगा नहीं, एक छूट जाएगा, तो छूटेगा कौन मेरे भाई, बीच वाला छूट जाएगा, एकदम ठीक बीचों बीच वाला। जो संख्या क्या बनेगा, जो संख्या कौन होगा फैक्टर, तो सर इसका अंडर रूट वाला होगा, अंडर रूट वाला होगा, ठीक है। तो इससे पहले जितना फैक्टर होता है, अंडर रूट से पहले जितना फैक्टर होता है उतना ही फैक्टर अंडर रूट के बाद होता है। बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल से समझो सब चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना तो मैं समझ गया
कि रूट एन से पहले जितना फैक्टर होगा उतना ही रूट एन के बाद होगा। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ो, लैंग्वेज ये क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना, एक और रूट एन के बीच, हमारी बात ध्यान से सुनना, एक और रूट एन के बीच में 14 फैक्टर है, 14 फैक्टर। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसके और इसके बीच में 14 फैक्टर, हमको टोटल फैक्टर की संख्या निकालना है। हमारी बात ध्यान से सुनना, एक और रूट एन के बीच में 14 फैक्टर है, समझते रहना मेरे भाई, एक और रूट एन के बीच में 14 को फैक्टर है, यानी मेरे भाई उस फैक्टर में एक शामिल नहीं है और रूट एन शामिल नहीं है। इसके कहने का ये मतलब है, ठीक है, कि एक शामिल नहीं है, रूट एन शामिल नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। इसमें 14 फैक्टर। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस एक को शामिल कर लूंगा, अगर मैं एक को शामिल कर लूंगा, इस एक फैक्टर को शामिल कर लूंगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन के हिसाब से शामिल नहीं है, ठीक है, एक को मैं शामिल कर लूंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, एक अभी शामिल हो गया, एक फैक्टर इसका एक शामिल हो गया, 14 फैक्टर था तो 15 फैक्टर हो गया। लेकिन मेरे भाई रूट एन अभी भी शामिल नहीं है, ठीक है, रूट एन अभी भी शामिल नहीं है। यानी मेरे भाई इतना हुआ कि एक से लेकर रूट एन से पहले टोटल है ना 14 फैक्टर, यहां से यहां 14 फैक्टर था, एक को जैसे ही मैंने शामिल किया तो 14 प्लस 1 15 फैक्टर हो गया, 15 फैक्टर हो गया मेरे भाई, 15 फैक्टर। ये कहां से कहां तक है ये बताओ, ये 15 फैक्टर कहां से कहां तक हुआ सर, एक से लेकर रूट एन से पहले, रूट एन अभी भी शामिल नहीं है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि रूट एन से पहले जितना फैक्टर होगा उतना ही रूट एन के बाद होगा। तो मैं यही तो निकाला हूं 15 फैक्टर, कि रूट एन से पहले टोटल कितना फैक्टर है, ठीक है, रूट एन से पहले टोटल कितना फैक्टर है, तो इन दोनों के बीच में 14 फैक्टर था, 14 फैक्टर, ये दोनों के बीच में, तो बीच वाला ये दोनों काउंट ही नहीं होता है फैक्टर में, काउंट ही नहीं है, तो इसको मैंने काउंट कर लिया, तो ये छट गया। तो इसका मतलब मेरे भाई एक से लेकर रूट एन से पहले जितना भी फैक्टर था सब आ गया, मतलब रूट एन से पहले जितना भी फैक्टर था इसको शामिल करने के बाद वो आ गया 15 को फैक्टर, 15 को, ठीक है। अब तुम ये बताओ मेरे भाई, रूट एन से पहले अगर 15 को फैक्टर है तो रूट एन के बाद भी 15 को फैक्टर होगा, रूट एन के बाद भी 15 को फैक्टर होगा, यहां भी 15 को फैक्टर होगा। हमारी बात समझ रहा है, यहां भी 15 को फैक्टर होगा। रूट एन से पहले, ये रूट 100 से पहले जितना फैक्टर है 1 2 3 4 उतना ही उसके बाद भी होता है 1 2 3 4, तो इससे पहले मेरे भाई 15 फैक्टर है तो इसके बाद भी 15 फैक्टर होगा, ठीक है। तो टोटल फैक्टर कितना हो गया, टोटल फैक्टर कितना हो गया, 15 फैक्टर ये, 15 फैक्टर ये, टोटल फैक्टर हो गया 30 फैक्टर। क्या ये जवाब सही है, क्या ये जवाब सही है? देखो मेरे भाई ध्यान से, तुमने रूट एन से पहले जितना फैक्टर था सब काउंट कर लिया, रूट एन के बाद जितना फैक्टर था वो भी सब काउंट कर लिया, लेकिन मेरे भाई रूट एन वाला फैक्टर कहां काउंट किया, एक फैक्टर तो ये भी है तो इसको काउंट नहीं किया, तो एक फैक्टर ये भी आ जाएगा। तो इसमें टोटल फाइनल फैक्टर की जो संख्या होगा, टोटल फाइनल फैक्टर की जो संख्या होगा वो कितना बनेगा मेरे भाई, 31 फैक्टर बनेगा, 31 फैक्टर बनेगा, 31। हमारी बात समझ में आ गया, इसमें टोटल 31 फैक्टर बनेगा, 31। अरे 31 वो फैक्टर बनेगा तभी तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर बनेगा, तो 15 फैक्टर इधर बनेगा, 15 फैक्टर उधर बनेगा, एक फैक्टर इसी का ना पेयर नहीं बनेगा, 30 फैक्टर का तो पेयर ही बन जाएगा, एक फैक्टर बच जाएगा यही बीच में। और ये फैक्टर कौन होता है मेरे भाई, ये जस्ट इसका अंडर रूट वाला होता है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो इससे पहले जितना फैक्टर होता है उतना ही उसके बाद वाला फैक्टर होता है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे। इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब जो क्वेश्चन सब आएगा वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, तुमको अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि ये कैसे बनेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, एक संख्या हमारा n है, n, ठीक है, यानी ये संख्या इसका नाम दे दिया n, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो संख्या n है उसका अधिकतम अविभाज्य गुणनखंड बताओ क्या होगा, ठीक है। यानी n का मेरे भाई बहुत सारे फैक्टर सब आएगा, बहुत सारे फैक्टर सब आएगा, ठीक है। यानी n को मैं जब तोड़ूंगा तो फैक्टर ऐसे नहीं निकलता है, तोड़ तोड़ के जाओ, इसी तरह से फैक्टर निकलता है, ठीक है। तो हमको n का मेरे भाई अधिकतम अविभाज्य गुणनखंड, ठीक है, यानी मेरे भाई हमको ऐसा फैक्टर की तलाश है इसका कि कौन से नियम का पालन करें मेरे भाई, अधिकतम अविभाज्य गुणनखंड का। इसका मतलब हुआ मेरे भाई लार्जेस्ट प्राइम नंबर। कौन सा फैक्टर चाहिए, अभाज्य संख्या वाला चाहिए, अभाज्य संख्या वाला, और वो भी कैसा अभाज्य संख्या वाला, सबसे बड़ा। तो लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर चाहिए, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक है मेरे भाई, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर चाहिए। इस संख्या का जितना भी फैक्टर आएगा उस फैक्टर में जो अभाज्य संख्या वाला फैक्टर होगा, वो भी अभाज्य संख्या में जो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या वाला फैक्टर होगा
वो वाला सबसे लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर हमसे पूछ रहा है क्या होगा। क्वेश्चन समझने का प्रयास किया, क्वेश्चन समझने का प्रयास किया। एक संख्या n है, इसके बहुत सारे फैक्टर आएगा, बहुत सारा फैक्टर, इसका जितना भी फैक्टर है सब आ जाएगा। हमको सभी फैक्टर नहीं पूछ रहा है कि सभी फैक्टर का मान बताओ क्या है, हमसे स्पेशल एगो फैक्टर पूछ रहा है। कैसा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए मेरे भाई, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर होना चाहिए, यानी वो फैक्टर अभाज्य संख्या वाला होना चाहिए, अभाज्य संख्या वाला। और अभाज्य संख्या वाला फैक्टर, उसमें अभाज्य संख्या वाला जो फैक्टर होना चाहिए, तो उसके सारे फैक्टर में जितने भी अभाज्य संख्या वाला फैक्टर है उसमें भी सबसे बड़ा होना चाहिए। अरे कुछ बात समझ रहा है, कुछ बात समझ रहा है मेरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कुछ बात समझ रहा है मेरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मेरे भाई कोई संख्या का फैक्टर आ गया 1, 3, ठीक है, 2, ध्यान से सुनना मेरे भाई, कोई संख्या का फैक्टर आ गया 1, 2, 3, 5, इस तरीके से आ गया मेरे भाई। 13 है उसका फैक्टर, एक फैक्टर 19 है, एक फैक्टर 31 है। देखो मेरे भाई ध्यान से, तो एक संख्या का मान लो ये टोटल फैक्टर है, ठीक है, टोटल फैक्टर आ गया। तो इस फैक्टर में मेरे भाई प्राइम फैक्टर खोजो, प्राइम फैक्टर कौन है, अभाज्य संख्या वाला। तो सर अभाज्य संख्या वाला ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर। तो ये अभाज्य संख्या का जितना भी फैक्टर आया है उस संख्या में जो भी संख्या होगा, हमको नहीं पता कौन है, उसका ये सब फैक्टर है, उसमें ये सभी अभाज्य संख्या वाला फैक्टर है। तो इन सभी अभाज्य संख्या वाला फैक्टर में सबसे बड़ा अभाज्य संख्या वाला फैक्टर कौन है, तो ये 31 है। 31 तो हमको इसी का डिमांड है, हमको इसी का डिमांड है इस क्वेश्चन में। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस संख्या का जितना भी फैक्टर आया होगा तो उसमें बहुत सारा फैक्टर ऐसा होगा जो अभाज्य संख्या वाला होगा, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो अभाज्य संख्या वाला फैक्टर होगा वो बताना है क्या होगा। चलो मेरे भाई, इससे ज्यादा अब हमारी क्षमता नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, एक तरीका तो यह है कि पहले क्वेश्चन का पूरा शकल दिखा दो कि इस किस फॉर्म का शकल, ओरिजिनल इसका शकल क्या है, ठीक है। एक तरीका मैं बताता हूं, एक तरीका तो यह इसका शकल दिखा दो किस फॉर्म का है, ठीक है। दूसरा मेरे भाई, जब इसका शकल दिखा दोगे तो उसका अभाज्य गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, उसका अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद मेरे भाई उसके टोटल फैक्टर की संख्या निकालो, टोटल फैक्टर की संख्या निकालो, टोटल फैक्टर की संख्या। उसमें देखो मेरे भाई कौन सा अभाज्य संख्या वाला फैक्टर है, कौन सा अभाज्य संख्या वाला फैक्टर है, ठीक है। और उसमें यह देखो कि सबसे बड़ा अभाज्य संख्या वाला कौन फैक्टर है, वो आंसर मार दो, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या इतना बड़ा संख्या है, तुम इसका पहले इतना बड़ा संख्या का फैक्टर पूरा निकाल पाएगा, निकाल पाएगा? तो मेरे भाई फैक्टर निकाल के फिर पकड़ना, ये फैक्टर निकाल कर अगर पकड़ना है तो मेरे भाई उस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हमारी बात समझ गया? अगर हमको पहले फैक्टर निकालना पड़ेगा फिर देखना पड़ेगा तो उस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो फिर कैसे सॉल्व होगा मेरे भाई ये बताओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं दूसरा तरीका बताता हूं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। जैसे मेरे भाई एक संख्या मैंने ले लिया 420, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये एग्जांपल समझ गया तो इसको हवा में उड़ाएगा, हवा में। एक संख्या ले लिया मैंने 420, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई इसका फैक्टर सब कैसे पैदा होता है ये बताओ। इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे, टुकड़ा करेंगे तो कैसे होगा। ये 420 है, 420, ठीक है। ये होता है मेरे भाई 420, इसको मैं ज्यादा से ज्यादा छोटा कर सकता हूं तो कैसे लिखूंगा ये बताओ मेरे भाई। 6 गुना 7, 6 गुना 7, ठीक है, 7 छक 42 हो गया, 420 हो गया। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसमें जो हमको दिख रहा है, इसका जैसे ही मैंने टुकड़ा किया, इसका जैसे ही मैंने टुकड़ा किया तो ये वाला जो टुकड़ा हमको दिख रहा है ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। इसको तुम अब नहीं तोड़ ताड़ कर सकता, इसको तुम और नहीं तोड़ ताड़ कर सकता है, ना तो तोड़ ताड़ के नीचे ले जा सकता है, ना तो इसको ऊपर ले जा सकता है, इसको नहीं तोड़ ताड़ सकता है, ये यहीं का यहीं रुक जाएगा, ठीक है। ये जब हम इसका गुणनखंड निकालते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो सीधे टुकड़ा में तोड़ते हैं, तो ये तो अभाज्य संख्या आ गया ना, इसको थोड़ी ना तोड़ ताड़ करेंगे, ये अब आगे टूटेगा ही नहीं। टूटेगा तो मेरे भाई ये टूटेगा, ये ठीक है, ठीक है मेरे भाई। और ये टूटेगा कैसे मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ये कैसे टूटेगा मेरे भाई बताना। ये 60 है 60, ये 60 है 60, तो ये 15 गुना 4 में टूट जाएगा, 15 गुना 4 में, ठीक है मेरे भाई, 15 गुना 4 में टूट जाएगा। और ये 15 भी किस में टूट जाएगा, 3 गुना 5 में टूट जाएगा, 3 गुना 5 में, ठीक है। और ये 4 किस में टूट जाएगा, 2 गुना 2 में टूट जाएगा, 2 गुना 2 में, ठीक है। और यहां से कितना आएगा मेरे भाई, 7 आएगा। मैंने पावर नहीं चढ़ाया, मैंने नॉर्मली छोड़ दिया है, ठीक है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ 420 का जितना भी फैक्टर तुमको दिख रहा है
खाली आंख गड़ाओ कि हमारा प्राइम फैक्टर कौन है, इसमें प्राइम फैक्टर कौन है, अभाज्य संख्या वाला फैक्टर कौन है। ठीक है, तोड़ तार के जो लास्ट में बचता है वही अभाज्य संख्या वाला फैक्टर बचता है। ठीक है, इसमें खाली आंख नजर भिड़ाओ इसमें कि अभाज्य संख्या वाला फैक्टर कौन है, बात बाकी से हमको लेना ही देना नहीं है। तो इसमें हमको जो अभाज्य संख्या वाला फैक्टर होगा जिसको तुम उससे पीछे नहीं तोड़ सकता वही अभाज्य संख्या वाला फैक्टर होगा। मेरा बात काहे नहीं समझता है, इसको तुम तोड़ते जाओ, जितना फैलाना है उतना फैलाते चला जाओ, जहां पे फैलना बंद हो गया वही अभाज्य संख्या वाला फैक्टर हो जाएगा, उसमें रह जाएगा, वो फैक्टर उसका फिक्स हो गया। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको मैं तोड़ते गया, तो तुम बताओ मेरे भाई, अब ये यहाँ पे फिक्स हो गया क्योंकि ये अभाज्य संख्या में आ गया, ये अभाज्य संख्या में आ गया, ये 2 दूना 4 जो है ये तो अभाज्य संख्या था ही नहीं। ठीक है मेरे भाई, इसलिए 4 टूट गया और ज्यादा, अगर ये यहीं पे अभाज्य संख्या रहता तो ये टूटता ही नहीं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो ये अब इससे ज्यादा नहीं टूटेगा, तो इसमें अभाज्य संख्या वाला जो फैक्टर है वो 3 है, 5 है और 1 है 7, 3 5 7। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या का सबसे लार्जेस्ट फैक्टर कौन होगा, प्राइम फैक्टर। तो इस संख्या का सबसे लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर हो जाएगा 7। ठीक है, नहीं समझा तो बुद्धि बेच खा गया हुआ है अपना। तुम बताओ मेरे भाई, इसका फैक्टर कौन है, हमको खाली अभाज्य संख्या वाला संख्या पे फोकस करना है। तो एक 3 है, तोड़ तार के एकदम छोटा कर लेना है जहां तक अभाज्य संख्या बने। ठीक है, 3 है, अभाज्य संख्या खाली पकड़ा लो, 3 है 5 है, इससे हमको मतलब ही नहीं, ये तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। 3 है 5 है और ये क्या है मेरे भाई, 7 है। अरे यही है ना, इसको तो तोड़ तार के, मैं 4 को तोड़ तार के छोटा कर लिया ना, हमको तोड़ तार के अभाज्य संख्या पे लाके टिका देना है, बस उतना खाली कर लो, बाद बाकी को देखो ही मत। ठीक है, इतना मैं लाके इसको टिका दिया, इसमें अभाज्य संख्या वाला यही बनेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुम इसको पढ़ने का तरीका बताओ पहले क्या है, इसको पढ़ने का तरीका बताओ। मैं 75,000 बार समझा चुका हूं कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। 420 ये गुना में 4 भी रहने दो, ठीक है, तभी ये बराबर होगा। ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका बताओ मेरे भाई। इसको पढ़ने का ये तरीका है कि ये जो 420 है वो 3 का मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 7 का भी मल्टीपल है, सॉरी 5 का भी मल्टीपल है, ये 7 का भी मल्टीपल है। हमारी बात समझ गया, और इन दोनों का अगर मैं गुना करूंगा उसका भी मल्टीपल हो जाएगा। ये 420 इन सबका मल्टीपल है। दूसरा इसका उल्टा प्रोसेस है पढ़ने का, वो क्या है मेरे भाई ये बताओ, उल्टा प्रोसेस क्या है मेरे भाई। ये 420 क्या है, ये 3 क्या है मेरे, ये जो 420 है वो 3 का मल्टीपल है, तो उल्टा क्या है, ये 3 क्या है मेरे भाई, ये 3 क्या है, ये 420 का फैक्टर है। ये 5 क्या है, ये 420 का फैक्टर है, और ये 7 क्या है मेरे भाई, ये भी 420 का फैक्टर है। तो एक तरीका से फैक्टर निकालने का ये भी तरीका है, इस तरीका से भी फैक्टर निकाला जा सकता है, स्पेशल फैक्टर। और ऐसे प्राइम फैक्टर निकालने का यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो 3 है, वो 420 का फैक्टर है, यहां पर जो 5 है वो 420 का फैक्टर है, और यहां पर जो 7 है वो भी 420 का फैक्टर है। तो पकड़ में आ गया ना कि कौन किसका फैक्टर है। तो यहां पर जो 7 है वो 420 का फैक्टर है, और वो मैक्सिमम फैक्टर है, मैक्सिमम लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर है, सबसे बड़ा अभाज्य संख्या वाला फैक्टर है 7। अरे पकड़ में आ गया ना, तो इस तरीका से भी फैक्टर पकड़ा जा सकता है, और इसी तरीका से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। ठीक है, इसी तरीका से ये क्वेश्चन सॉल्व भी होगा। ठीक है, नॉर्मल हम लोग फैक्टर निकाल नहीं सकते इसका, है ना। चलो मेरे भाई, अब बुद्धि लगाना, बुद्धि मैंने बहुत डिटेल में बेसिक समझा दिया इसका। तुम बताओ मेरे भाई, पहले ये संख्या दिखाओ, ये संख्या है क्या, तभी तो मैं उसका वो है ना टुकड़ा में तोड़ने का प्रयास करूंगा, गुना के फॉर्म में तोड़ तार के अभाज्य संख्या तक पहुंचूंगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या है क्या। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसको सीधा कर रहा हूं, सीधा थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहा हूं। अभी तुम इसका गुना के फॉर्म में नहीं तोड़ सकता है, जैसे मेरे भाई अभी तुमने 420 को तोड़ा था ना, ये 42 गुना 10 कर लो, ये 21 गुना 2 कर लो, 10 को 2 गुना 5 कर लो, अभाज्य संख्या के रूप में ले जाकर टिका दो, इसको तुम तोड़ लेगा भी। पहले इसको संख्या को देखो कि ये संख्या क्या कहना चाह रहा है, पहले संख्या को शॉर्ट करने का प्रयास करो, ओरिजिनल शक्ल में लाने का। कैसे आएगा मेरे भाई, इसका मैं कैलकुलेशन कैसे बढ़ाओ, दिमाग लगाना, दिमाग। यहाँ 3 की पावर 14 है, यहाँ 3 की पावर 13 है, तो ये दोनों में कॉमन आएगा। कॉमन है नहीं, कुछ होता है तो कॉमन तो जिंदा है ना, यहाँ ये दोनों में कॉमन आएगा, कॉमन। बताओ मेरे भाई क्या कॉमन आएगा, 3 की पावर 13 कॉमन आ जाएगा, 3 की पावर 13। ठीक है, 3 की पावर 13 इन दोनों में कॉमन आएगा, तो यहां से क्या बच जाएगा, 3 की पावर 1 बन जाएगा, 3 की पावर 1 मतलब 3 हो जाएगा, 3 की पावर 1 बन जाएगा। यहां से कितना बन जाएगा मेरे भाई, 3 की पावर 13 बाहर है तो 1 हो जाएगा, 1, और माइनस का होता है 12, माइनस का होता है 12। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये जो 12 होता है मेरे भाई, ये क्या होता है, ये 12 जो होता है उसको भी हम लिख सकते हैं
इसको भी हम लिख सकते हैं 4 गुना 3, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 3। इस तरीके से मैं इसको लिख दिया। ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखते रहना। यह है 3 की पावर 13, 3 की पावर 13 गुना गुना ये 3 की पावर 1 और प्लस 1 ये मिलकर क्या दे दिया, 4 दे दिया। 4 ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, ये मिलकर कितना दे दिया, 4 दे दिया। 4 और माइनस से माइनस इधर कितना है मेरे भाई, 4 गुना 3 आया, 4 गुना 3। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई अब यहां से हमको कॉमन खींचना है। फिर से कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा मेरे भाई इतना बताना, क्या कॉमन आ जाएगा मेरे भाई इतना बताना। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये जो 4 है इसको मैं यहीं पे निपटा देता हूँ, 2 की पावर 2 लिख देता हूँ। ठीक है, अभाज्य संख्या में ले ही आता हूँ, ये 4 को भी मैं 2 की पावर 2 लिख देता हूँ। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा ये बताना मेरे भाई। ठीक है, 2 की पावर 2 यहाँ भी है, 2 की पावर 2 यहाँ भी है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 13 है। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या कॉमन आएगा। सर 2 की पावर 2 तो कॉमन आ ही जाएगा, और 3 की पावर 13 और 3 की पावर 1 में 3 की पावर 1 ही आएगा, ये कॉमन आएगा, ये कॉमन आएगा, दोनों में ये आएगा। तुम बताओ मेरे भाई इस टर्म का 2 की पावर 2 बाहर है, 3 की पावर 1 भी बाहर है, तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा 3 की पावर 12, 3 की पावर 12 माइनस माइनस 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 यहाँ से बाहर है, बाहर है ना, तो अंदर में क्या बच गया, 1 बच गया। 1 हमारी बात समझ गया, और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर 12। देखते रहना ध्यान से मेरे भाई, मैं सीधा सीधा इसके गुणनखंड में ही घुसता जा रहा हूँ। ठीक है, हमको संख्या निकालने का जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा मैं फैक्टर तोड़ने के लिए कैसे टुकड़ा बनाता हूँ, गुना गुना करते करते मैं सीधा उसी टुकड़ा ही में घुस जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये हो गया मेरे भाई 2 की पावर 2। ठीक है, ये हो गया मेरे भाई 3 की पावर 1, और ये क्या है मेरे भाई, ये 3 की पावर 12, 1 की पावर 12 का हिसाब मैं थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ। देखो मेरे भाई ध्यान से, 3 की पावर 12 को तुम लिख सकते हैं 3 की पावर 6 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस 1 की पावर 12 को लिख सकता है 1 की पावर 6 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता है ना। ठीक है, ऐसे में क्यों लिखा, ऐसे में इसलिए लिखा क्योंकि मेरा ये फॉर्मेट पकड़ लेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मेट पकड़ लेगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ेगा तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी बनेगा, ए प्लस बी 3 की पावर 6 प्लस 1 की पावर 6 तो 1 ही हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू में हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी तो 3 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6 1 ही हो जाएगा। तो यहां से मेरे भाई जब मैं इसका कैलकुलेशन किया, यहां से मैं जब इसका कैलकुलेशन किया तो ये बन गया 3 की पावर 6 प्लस का 1, ये भीतर के अंदर में बन गया ये वाला। तो 3 की पावर 6 कितना होता है मेरे भाई, गुना कर लो, 3 की पावर 6 कितना होता है, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81 तिहाई 243, और 243 तिहाई कितना होता है मेरे भाई, 243 तिहाई कितना हो जाएगा, ये 3 तिहाई 9 3 चौक 12 529 हो जाएगा, 529। अरे समझ रहा है हमारी बात में क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, 3 की पावर 6 नहीं निकाल सकते, 3 की पावर 6, 3 की पावर 3 कर लो और उसका स्क्वायर कर लो, यही तो हो जाएगा 3 की पावर 6। तो 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 27 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 729 नहीं होता है, 729 नहीं होता है, तो 729 यहां से आया, एक जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 730 हो जाएगा, 730। ठीक है मेरे भाई, इसकी जगह पर मैं ये लिख रहा हूँ, ये डायरेक्ट 730 हो जाएगा, गुना में, गुना में ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये 3 की पावर 6 729 होता है, उसमें से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, 728 हो जाएगा, 728। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात। ठीक है, अब मेरे भाई देखो हम सबको गुना के फॉर्म में ले आए, हम सबको गुना के फॉर्म में ले आए। फाइनली यहाँ पे ये जो संख्या n था, फाइनली ये संख्या n था, फाइनल क्या बन गया मेरे भाई बताना, ये बन गया मेरे भाई 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1 गुना, और ये हो गया मेरे भाई 730 गुना में 728, 730 गुना का 728। अरे यही तो बन गया, यही तो बन गया। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से। ठीक है, इस गुणनफल में हमको अभाज्य संख्या चाहिए, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या चाहिए, अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे ही मैं इस गुणनफल में अभाज्य संख्या प्रॉपर दिखा दूंगा तो वो अभाज्य संख्या उससे नीचे टूटेगा ही नहीं, उससे नीचे टूटेगा ही नहीं, वो वहीं पे जाके अटक जाएगा, तो उसका एक फैक्टर हो ही जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसमें हमको अभाज्य संख्या चाहिए, अभाज्य संख्या। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये 2 की पावर 2 4 ये तो अभाज्य संख्या है नहीं, ये 3 की पावर 1 ये अभाज्य संख्या है। ठीक है मेरे भाई, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ ना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि। 3 की पावर 1 ये 730 है, 730। अगर मैं इसको तोड़ दूंगा, अगर मैं इसको तोड़ दूंगा तो 73 गुना में 10 बनेगा, 73 गुना में 10, और गुना का कितना बन जाएगा, 728 बन जाएगा, 728। अरे इस संख्या को मैं सही तो लिख सकता हूँ, सही तो लिख सकता हूँ। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा और बुद्धि लगा लो बस,
क्वेश्चन समाप्त होने वाला, थोड़ा सा और बुद्धि लगा लो। ये हुआ मेरे भाई एन का फॉर्म, ये हुआ मेरे भाई एन का फॉर्म। मैं फाइनल यहाँ लिख देता हूँ, मैं फाइनली एन का मान यहाँ लिख देता हूँ, मैं फाइनली एन का मान यहाँ लिख देता हूँ। क्या लाया मेरे भाई, मैंने बताना क्या लाया मेरे भाई, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 लाया, गुना 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 73 लाया, 73 गुना गुना 10 लाया, और उसके बाद मेरे भाई गुना कितना लाया, 728 लाया। फाइनल मैंने इस संख्या को गुणनफल के रूप में ये लाया। ठीक है, मैंने इसमें से 73 को क्यों बाहर निकाला, 730 में से 10 को क्यों बाहर निकाला, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये 73 अभाज्य संख्या होता है, ये 73 अभाज्य संख्या होता है। जब ये गुना में जब ये आ गया तो अब ये नीचे टूटेगा ही नहीं, ये टूटेगा नहीं, तो ये जो 73 है वो इस संख्या का फैक्टर फिक्स हो गया, ये इसका फैक्टर फिक्स हो गया 73, ये टूटेगा ही नहीं इसके बाद अब ये। ठीक है, तो इसका फैक्टर ये फिक्स हो गया 73। हमारी बात समझ गया मेरे भाई। अब इससे बड़ा फैक्टर तुम बना ही नहीं सकता। ठीक है, इससे बड़ा फैक्टर तुम बना ही नहीं सकता, प्राइम फैक्टर बना ही नहीं सकता इससे बड़ा। 73 ही इस संख्या का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर होगा, अभाज्य संख्या वाला फैक्टर सबसे लार्जेस्ट इसमें 73 ही होगा। 73 से छोटा तो बहुत होगा, 73 से छोटा तो बहुत होगा, ये भी है, ये भी प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम फैक्टर है, लेकिन ये 73 से छोटा है। ठीक है मेरे भाई, ये तो मेरे भाई प्राइम फैक्टर है ही नहीं, इससे बड़ा तुम कैसे बनाएगा। इसका गुना तुम जैसे ही किसी में, इससे बड़ा बनाने के लिए क्या करना होगा, इसका गुना करना पड़ेगा, इन सब में गुना करना पड़ेगा। तो जैसे ही इसका गुना तुम किसी में भी करेगा तो फिर ये प्राइम फैक्टर रहेगा कहां, ये तो भाज्य संख्या बन जाएगा ना। जैसे इसका गुना तुम किसी के साथ भी करेगा, किसी के साथ भी करेगा, तो मेरे भाई ये तो भाज्य संख्या बन जाएगा, भाज्य संख्या रहेगा ही नहीं। तो ये किसी के साथ गुना जैसे ही करेगा तो ये भाज्य संख्या बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और इससे नीचे हम जा नहीं सकते, इसको हम तोड़ नहीं सकते, तो इससे ज्यादा ऊपर जाएगा नहीं कोई प्राइम फैक्टर, और इससे नीचे हम जा नहीं सकते, तो यही ना हमारा सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर हो जाएगा, सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर यही ना हो जाएगा। ये जो n है वो इस संख्या के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो जो n हमारा वो 73 का मल्टीपल है, 73 का मल्टीपल। तो मेरे भाई n जो है वो 73 का मल्टीपल है, तो उल्टा क्या है, 73 क्या है, 73 क्या है, 73 n का फैक्टर है, फैक्टर। अगर n हमारा 73 का मल्टीपल है, मल्टीपल, तो 73 क्या है, n का फैक्टर है, फैक्टर, और यही सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर हो जाएगा। हमारी बात समझ गया, यही सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इससे बड़ा तुम जा नहीं सकता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इससे छोटा तुम जा नहीं सकता है। इसको अगर तोड़ तार करेगा, ये 728 को तोड़ तार करेगा, तो जो भी संख्या बनेगा वो इससे छोटा बनेगा, इससे छोटा फैक्टर आ जाएगा। प्राइम फैक्टर अगर ये बना भी दिया तो इससे छोटा रह जाएगा, इससे छोटा। ये देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 53 की पावर 3 माइनस 46 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 3 किससे विभाज्य है। ठीक है, ये किससे विभाज्य होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ मेरे भाई, सबसे पहले ये बताओ मेरे भाई, ये क्या संख्या है, ये क्या संख्या है मेरे भाई। हमारी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन अलजेब्रा तुम नहीं पढ़ा हुआ है, तुम अलजेब्रा नहीं जानता है, इसलिए मैं इसको ऐसा बता रहा हूं डायरेक्ट। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा ये बताओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, अलजेब्रा का एक कंसेप्ट है, अलजेब्रा का एक कंसेप्ट है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, ध्यान से सुनना मेरे भाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो वैल्यू होता है वो 3 गुना ए गुना बी गुना सी होता है। ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 का जो वैल्यू होता है वो 3abc के बराबर होता है। लेकिन कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो बस यही काम हमको यहाँ पे भी करना है। तुम बताओ मेरे भाई, ये जो हमारा संख्या लिखा हुआ है इसको पहले हम सही करते हैं। ये है 53 की पावर 3, हमको बीच में प्लस का साइन चाहिए, प्लस का, तो मैं प्लस लगा लिया, तो अंदर में चला जाएगा माइनस, और क्या, माइनस 46 की पावर 3 हो जाएगा। अभी भी तो ये वही है, माइनस के ऊपर 3 पड़ेगा तो माइनस बनेगा, फाइनल तो यही है। और बीच में क्या है मेरे भाई, प्लस, प्लस का साइन बीच में लगाएंगे तो ये अंदर में चला जाएगा, माइनस 7 की पावर 3 हो जाएगा। अरे इसको वापस खोलेगा तो यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई, तो यहां से बताना मेरे भाई, यहां से बताना मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ही तो है, इसी का वैल्यू हमको तलाश है क्या बनेगा। तो पहले ये बताओ मेरे भाई, चेक कर लो एक बार कि ये ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है। क्या ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 बन रहा है? क्या ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 बन रहा है? देखो मेरे भाई ध्यान से, ए हमारा 53 है, 53, बी हमारा क्या है -46, ये बी है, बी -46, -46 है, -46, ए प्लस बी प्लस का सी, सी क्या है मेरे भाई माइनस का 7 है, माइनस का 7। ठीक है, तो मेरे भाई 53 में से 46 चला जाएगा तो 7 - 7 0 बन रहा है 0।
अरे जीरो बनना है ना यार, ये जीरो बनना है ना। ए प्लस बी जब तीनों को जोड़ेगा 53 प्लस माइनस 46, तो ये प्लस माइनस माइनस ही तो बन जाएगा, प्लस प्लस ये प्लस माइनस माइनस ही तो बन जाएगा। तो जीरो बनना है जीरो, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा 3abc 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 53 गुना में हो जाएगा माइनस का 46 और सी की जगह कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7। बात हो गया खत्म, बात हो गया खत्म। अभी जो हमने फैक्टर वाला कंसेप्ट सिखाया था कि कौन किसका फैक्टर होता है, कौन किसका मल्टीपल होता है, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मानो ये संख्या n था n, तो n का फाइनली ये वैल्यू आया, n का फाइनली ये वैल्यू आया। ठीक है मेरे भाई, अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ये माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये आपस में गुना करके माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो जाना है ना, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो फाइनली ये संख्या का जो फॉर्म है वो क्या आ गया, 3 गुना 53 गुना 3 गुना 53 गुना 46 गुना में 7 आ गया 7। तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई, ये हमारे n का फॉर्म है, n का, इसको पढ़ना सीखो, पढ़ना। ये n क्या है, ये 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल गुना का फॉर्म में रहता है वो मल्टीपल होता है। ये n क्या है, ये 5 का मल्टीपल है, ये n सॉरी ये n क्या है, 53 का मल्टीपल है, ये n 46 का भी मल्टीपल है, ये 7 का भी मल्टीपल है, ये n इस दोनों के गुणनफल का भी मल्टीपल, इस दोनों को गुणनफल का भी मल्टीपल। कैसे भी करो ये इसका मल्टीपल होगा, लेकिन उल्टा उल्टा पड़ेगा तो क्या होगा, उल्टा पड़ेगा तो क्या होगा, उल्टा पड़ेगा तो क्या होगा मेरे भाई। ये 3 क्या है, ये n का फैक्टर है, ये 3 क्या है, n का फैक्टर है, ये 5 क्या है, ये 5 क्या है, ये n का फैक्टर है, ये 46 क्या है, ये n का फैक्टर है, फैक्टर। ये 7 क्या है, ये भी n का फैक्टर है। इसकी जब तुम आपस में गुना करोगे 53 गुना 3, तो वो भी n का फैक्टर होगा। अगर तुम ये तीनों की गुना करोगे तभी वो n का फैक्टर होगा, तुम चारों की गुना करके एक साथ लिखोगे वो भी इसका फैक्टर होगा। अरे काहे नहीं समझ रहा है हमारी बात, यही क्वेश्चन तो पीछे वाला था जो मैं समझा समझा के पागल हो चुका था। चलो मेरे भाई, तो हमको इसमें पता चल गया कि ये 3 53 46 7 ये सब फैक्टर है, और इसकी जब हम आपस में गुना करेंगे तो वो भी इसका फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है कि ये संख्या किससे विभाज्य है। ठीक है, तो ये संख्या किससे विभाज्य, मतलब ये वाला जो संख्या है वो किससे विभाज्य होगा। तो मेरे भाई ये वाला संख्या अपने फैक्टर से विभाज्य होगा, फैक्टर से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, या तो 53 से विभाज्य होगा, या तो 46 से विभाज्य होगा, या 7 से विभाज्य होगा, या इन दोनों के मिक्स से विभाज्य होगा। इसका गुना कर दो उससे विभाज्य होगा, ये दोनों का गुना कर दो उससे भी विभाज्य होगा, ये तीनों का गुना कर दो उससे भी विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से पकड़ना है किससे विभाज्य है। क्या ये 6 और 9 से विभाज्य हो रहा है, क्या ये 6 और 9 से विभाज्य हो रहा है, इतना पकड़ना मेरे भाई। तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये 6 और 9 से विभाज्य हो रहा है, तो क्या तुम इसमें 6 बना सकता है, 6 बना सकता है। देखो मेरा भाई ध्यान से, इसको अगर मैं और तोड़ूंगा, इसको और तोड़ूंगा, तो 3 गुना 53 और 46 में से 2 निकाल लूंगा, तो ये हो जाएगा 2 गुना 23 गुना में 7। ठीक है, अरे फैक्टर और मल्टीपल का कंसेप्ट नहीं रहेगा तो दोनों क्वेश्चन से हाथ धो लेगा। ये हुआ मेरे भाई n का मान, ये हुआ n का मान। अब बताओ मेरे भाई, क्या ये संख्या n जो है, क्या ये संख्या n जो है, क्या वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 6 इसका फैक्टर है, पहले ये चेक करो कि n का फैक्टर 6 बन रहा है कहीं पे। सर यहाँ 3 है, यहाँ 53 है, यहाँ 2 है। मेरे भाई इन दोनों का गुना करके 6 बना ही सकते हैं ना, इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो 6 गुना में आ तो जाएगा, 6 गुना में ये 53 गुना में 23 गुना 27 आ तो जाएगा। तो मेरे भाई ये n जो है वो 6 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 6 क्या होगा, n का फैक्टर नहीं हो जाएगा। और मेरे भाई 6 अगर n का फैक्टर हो जाएगा तो मेरे भाई ये n 6 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है, तो मेरे भाई ये गुना के फॉर्म में जो लिखा हुआ है, क्या उसमें 9 बना तुम सकता है, क्या तुम 9 बना सकता है। मेरे भाई 1 3 तो यहां से, 1 3 तो यहां से, 1 3 और फूटेगा तब ना गुना करके 9 बनेगा, तब ना गुना करके 9 बनेगा, तब ना मेरे भाई वो 9 जो है ये संख्या 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 इसका फैक्टर होगा उल्टा, तो तुम इसमें 9 बना सकता है एक जगह और से। मेरे भाई ये कहीं से और टूटने फूटने वाला नहीं है, ये मेरे भाई प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या भाज्य संख्या भाज्य संख्या भाज्य संख्या, ये टूट फूट नहीं होता है, मैं तुमको पहले बता चुका, ये नहीं टूटता है। तो मेरे भाई ये 3 का 3 ही अटक जाएगा, तुम इसको तोड़ ही नहीं सकता, तो 9 कैसे बनेगा, ये अकेला 3 घूमते रह जाएगा, ये अकेला 3 घूमते रह जाएगा। तो मेरे भाई ये बताओ, ये वाला संख्या क्या 9 से डिवाइड होगा, तो सर इसमें 9 गुना बन ही नहीं रहा है, मतलब इसका फैक्टर 9 बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 2 और 21 से डिवाइड हो रहा है, 2 और 21 से डिवाइड हो रहा है, तो सर इसके गुना में 2 दिख रहा है हमको। ठीक है, तो मेरे भाई ये जो 2 है वो n का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर हो जाएगा। 21 क्या 21 यहाँ बन रहा है, क्या 21 यहाँ तुम बना रहा है, सर यहाँ से 3 यहाँ से 7, ये गुना करेगा तो आपस में 21 बना लेगा, 21 गुना, और इधर से 53 गुना, और इधर से मेरे भाई 2 गुना 23, इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं इसको, 7 3 को इकट्ठा कर सकते हैं। तो तुम बताओ मेरे भाई ये जो 21 है वो n का फैक्टर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये संख्या 2 से भी डिवाइड है, 21 से भी डिवाइड है। ठीक है, अच्छा
तीसरा बताओ मेरे भाई 21 और 23 से डिवाइड है, 21 और 23 से डिवाइड है। तो अभी तो तुम बताए मेरे भाई ये संख्या n को 21 यहाँ है, 23 यहाँ है, तो ये संख्या मेरे भाई ये जो संख्या 21 है वो n का फैक्टर है, n का फैक्टर है। इसका मतलब ये जो n है वो 21 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 23 भी मेरे भाई n का फैक्टर है, तो ये मेरे भाई जो n है वो 23 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये संख्या 21 से भी डिवाइड हो जाएगा, 23 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके गुना वाला फॉर्म में 21 भी दिख रहा है, 23 भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये भी है, ये भी है, बी और सी हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब तुमको मल्टीपल फैक्टर का कंसेप्ट एकदम पक्के तरीका से होगा, ठीक है। और मेरे भाई जब मेरा शुरुआत वाला चैप्टर सब जो था नंबर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट वाला, ठीक है, जिसमें मैंने रियल नंबर्स पढ़ाए थे, उसमें मैंने मल्टीपल फैक्टर पे बहुत काम किया है, बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है, ठीक है। वहां से अगर तुमको नहीं समझ में आएगा तो घूमते रह जाओगे जिंदगी में मल्टीपल फैक्टर के चक्कर में, ठीक है। अगर तुम नया आए हो तो पहले वो वाला जो चैप्टर सब है शुरुआत से देखो, शुरुआत से मेरा लेक्चर शुरुआत से देखेगा, तब तुम्हारा मैथ इतना मजबूत हो जाएगा कि तुमको दुनिया में किसी से पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये भी क्वेश्चन ऐसे मेरे भाई, इसके गुणनखंड की कुल संख्या बताना है, क्या होगा यहाँ गुणनखंड की कुल संख्या बताना है। ये कोई नंबर है, नंबर यहाँ भी ए क्यू बी क्यू सी क्यू का फॉर्म बन रहा है, और इस तीनों को जोड़ेंगे 73 माइनस 40 माइनस 33, तो माइनस 40 माइनस 33 73 बना लेगा, ये जीरो बना लेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से n का वैल्यू क्या हो जाएगा। ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्म बनाएगा, तो इसका वैल्यू 3abc हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 गुना ए के जगह पे आएगा ये, ए के जगह पे आएगा ये 73 गुना गुना बी के जगह पर आएगा मेरे भाई ये 40 और सी के जगह पर आएगा 33। अरे काहे नहीं समझ रहा है हमारी बात, काहे नहीं समझ रहा है। 73 की पावर 3 है प्लस माइनस 40 की पावर 3 है प्लस माइनस 33 की पावर 3 है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इसको अगर मैं ए मानता हूं तो ये ए क्यू हो गया, इसको बी मानता हूं तो ये बी क्यू हो गया, इसको मैं सी मानता हूं तो सी क्यू हो गया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का ही तो मान चाहिए है। ये मान तभी आएगा मेरे भाई जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर चेक करो 0 है कि नहीं। तो ए कितना है मेरे भाई 73 है, 73 प्लस का बी 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 कितना है माइनस 40 है। यहाँ मैं प्लस डालूंगा फिर मैं माइनस 40 डालूंगा तो टक्कर खा के माइनस 40 तो बन जाएगा। काहे मेरा भेजा खा रहा है 73 माइनस 40 माइनस का सी कितना है मेरे भाई माइनस का 30 है, माइनस का 30 तो यहाँ 0 बन रहा है कि नहीं, 0 बन रहा है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या हो जाएगा, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान हो जाएगा 3abc। 3 ए के जगह पे आंख उठा के देख लो यहाँ कौन है 73 है, बी के जगह पे कौन है माइनस का 40 है, माइनस का 40 और सी के जगह पे कौन है माइनस का 33 है, माइनस का 33। तो मैं यही तो लिखा था, यही तो लिखा था। तो फाइनल क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो मैं यही तो लिखा था 3 गुना 73 गुना 40 गुना 33, ठीक है। चलो इसके टोटल गुणनखंड की संख्या बताना है, ठीक है मेरे भाई। हमको टोटल गुणनखंड की संख्या बताना है तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसमें पहले से कौन मौजूद है 73, ये 73 पहले से अभाज्य गुणनखंड के रूप में मौजूद है। इसको तुम तोड़ ही नहीं सकता है, ठीक है मेरे भाई, इसको तोड़ ही नहीं सकता, इससे ज्यादा ये चिपक जाएगा 73, ना ये आगे जाएगा ना ये पीछे जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई ये 3 है 40 है 33 है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये भी अभाज्य संख्या है, इसको भी मैं नहीं तोड़ सकता हूँ, ये भी चिपक जाएगा। इसके बाद 73 3 तो चिपक गया, बच गया 40 33, तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ, इसको मैं तोड़ सकता हूँ। 33 को मैं क्या लिखूंगा, 33 को मैं लिखूंगा 3 गुना में 11। अरे इसको तोड़ तार के भाज्य संख्या के रूप में लाना ही पड़ेगा ना, फैक्टर की संख्या निकालना है। 33 को 3 गुना 11 लिखूंगा, 3 गुना 11। ये 40 को क्या लिखूंगा मैं 5 गुना 8, 5 गुना में 8, तो 8 क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 की पावर 3। अभाज्य गुणनखंड की संख्या में निकालना है तो पावर में लाना पड़ेगा, पावर में। तो फाइनल ये क्या बन गया 2 की पावर 3, 2 तो एक ही जगह है ना यहाँ पे, 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3 गुना 3 कितना जगह मेरे भाई इतना बताना, 3 कितना जगह 3 2 जगह है 2, 3 की पावर 2 हो गया 3 की पावर 2। इसके बाद बताना मेरे भाई 11 कितना जगह है, 11 कितना जगह है, 11 एक जगह है एक जगह, 11 एक जगह है एक जगह। इसके बाद मेरे भाई कौन है 5 है, 5 2 वाला हो गया 3 वाला हो गया 5 वाला हो गया, 5 एक बार है एक बार, 5 की पावर 1 11 की पावर 1 और सबसे लास्ट में है मेरे भाई 73 की पावर 1। ये मैंने पूरा अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। ये जो संख्या था इसका अभाज्य गुणनखंड प्रॉपर निकल गया। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। तो अभाज्य गुणनखंड निकल गया तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने में तुमको टाइम लगेगा,
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने में टाइम लगेगा? नहीं टाइम लगेगा। पावर में एक जोड़ो, गुना करते चले जाओ। ठीक है, यहाँ 2 की पावर 3 है, एक बढ़ाओ 4, गुना गुना। यहाँ पावर 2, एक बढ़ाओ 3, गुना गुना। यहाँ पावर 1 है, एक बढ़ाओ 2। यहाँ पावर 1 है, एक बढ़ाओ 2। और यहाँ पावर 1 है, एक बढ़ाओ 2। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया तो पावर में एक जोड़ो, गुना करो, आ तो जाएगा। तो फाइनल कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, दूना 48, 48 दूना 96। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई? 96 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं था मेरे भाई, इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रॉपर लाना था। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में बुद्धि लगाओ मेरे भाई। क्या है ये? 3 अंकीय संख्याओं की कुल संख्या क्या होगी जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे? ध्यान से सुनना मेरे भाई, 1 मिनट। हमारे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात। 3 अंकीय संख्याओं की कुल संख्या क्या होगी जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे? 3 अंकीय संख्या कहां से शुरू होता है मेरे भाई? 100 से शुरू होता है सर, 100 से। और लास्ट कहां तक जाता है? 999 तक। 999 तक, 100 से लेकर 999 तक जाता है। ये होता है 3 अंकों वाली संख्या। ठीक है, अब इसके बीच में 3 अंकों वाली संख्या, यहां से लेकर यहां तक, इसका भी तो 3 अंक वाली संख्या है। यहां से लेकर यहां तक हमको फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालना है, फैक्टर सब निकालना है, फैक्टर सब। 3 अंकों वाली संख्या, फैक्टर सब निकालना है, फैक्टर सब। ये मैं अंडा क्या बना रहा हूं? ये मैं अंडा क्या बना रहा हूं? ये मैं फैक्टर का साइन लगा रहा हूं, फैक्टर का, कि ये इस 3 अंकों वाली संख्या का ये सब फैक्टर बना रहा हूं, फैक्टर। ठीक है, तो टोटल फैक्टर की संख्या क्या होगी? लेकिन कंडीशन क्या है मेरे भाई? कंडीशन क्या है कि जो फैक्टर होगा उसका केवल 3 गुणनखंड होना चाहिए, चौथा नहीं, केवल 3 गुणनखंडी होना चाहिए। लगा दिया कंडीशन, लगा दिया कंडीशन मेरे भाई। ठीक है, 3 अंकियों वाली संख्या होनी चाहिए फैक्टर का। जो फैक्टर हमारा होना चाहिए वो 3 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए, 3 अंकों वाली। ठीक है, एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है मेरे भाई कि 3 अंकों वाली संख्या तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके केवल 3 ही फैक्टर होना चाहिए। ये लो मेरे भाई, ये लो मेरे भाई। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई, 3 डिजिट का जितना भी फैक्टर है सब बताओ। 3 डिजिट में जितना भी फैक्टर है सब बताओ। ठीक है, लेकिन उन सब फैक्टर में केवल वही बताओ जिसके केवल 3 गुणनखंड है। उसका भी केवल 3 फैक्टर है, उसी को उठाना। सबको मुंह उठा के नहीं उठा लेना, जिसका केवल 3 फैक्टर होगा उसी को उठाना है बस। ये लो मेरे भाई, कितना जबरदस्त क्वेश्चन लगा दिया। ठीक है, ये मेरे भाई अब मैं कैसे बनाऊं, तो बनाऊं कैसे इस क्वेश्चन को? ना तो संख्या है ना तो कुछ है। ठीक है मेरे भाई, ना तो संख्या है ना तो कुछ है, मैं कैसे बनाऊं? तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, इसके लिए एक कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसके लिए एक कंसेप्ट है, वो ध्यान से सुनना मेरे भाई। अरे यार, इसके लिए एक कंसेप्ट है मेरे भाई, इसको ध्यान से सुनना। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्या कंसेप्ट है? देखो हमारी बात ध्यान से सुनना। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अभाज्य संख्या के, अभाज्य संख्या का वर्ग, अभाज्य संख्या का वर्ग, अभाज्य संख्या का वर्ग, अभाज्य संख्या के वर्ग का, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अभाज्य संख्या के वर्ग का, अभाज्य संख्या के वर्ग का, अभाज्य संख्या के वर्ग का केवल, केवल अभाज्य संख्या के वर्ग का केवल 3 फैक्टर होता है। केवल 3 फैक्टर्स होता है। कोई सा भी अभाज्य संख्या आ जाएगा मुंह उठा के, कोई सा भी अभाज्य संख्या आ जाएगा मुंह उठा के, उसका वर्ग करेगा, उसका वर्ग करेगा तो उसका केवल 3 ही फैक्टर होगा, केवल 3 ही फैक्टर होगा। जैसे मेरे भाई मैं एग्जाम्पल लगा रहा हूं, एग्जाम्पल। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लगा रहा हूं, एग्जाम्पल। तुम बताओ मेरे भाई, एक अभाज्य संख्या हमारा 2 है, 2 अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसका मेरे भाई स्क्वायर करो, स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेगा तो क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरे भाई? 4 बन जाएगा, 4। इसका स्क्वायर करो, ये अभाज्य संख्या है, मैंने स्क्वायर किया तो इसका कितना फैक्टर है बताओ मेरे भाई? इसका कितना फैक्टर हो जाएगा? एक तो 1 होगा, एक तो 4 होगा स्वयं। ठीक है, और एक कौन होगा मेरे भाई? एक कौन होगा, एक कौन होगा, इसका 2 होगा, 2 एक खुद होता है अभाज्य संख्या, इसका फैक्टर। ठीक है, तो इसका 3 ही फैक्टर है, इसके अलावा चौथा बता दो हमको। ठीक है मेरे भाई, चलो एक एग्जाम्पल और बताओ मेरे भाई, एक एग्जाम्पल और बताओ।
एक अभाज्य संख्या लिख दिया मैंने 7, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो तो क्या बनेगा यहाँ पर 49 बनेगा 49। अब तुम बताओ मेरे भाई इस 49 का टोटल कितना फैक्टर है, तो इसका टोटल गुणनखंड क्या होगा, एक और स्वयं तो होगा ही होगा, एक और स्वयं तो होगा ही होगा, एक और गुणनखंड होगा इसका, ठीक है, एक और गुणनखंड होगा मेरे भाई इसका वर्गमूल, ठीक है मेरे भाई, अरे इसका स्क्वायर ही है ना ये, तो एक गुणनखंड इसका खुद ये संख्या होगा 7, ये खुद संख्या होगा 7। हमारी बात समझ गया। अब इस तीनों के अलावा इस 49 को कोई और काट ही नहीं सकता है, ठीक है, क्यों नहीं काट सकता है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या का स्क्वायर है, स्क्वायर, और अभाज्य संख्या का जो स्क्वायर होता है उसका केवल 3 गुणनखंड होता है। कौन होता है, एक होता है, एक स्वयं होता है, और एक मेरे भाई उस अभाज्य, ये है ना, एक वो अभाज्य संख्या खुद होता है इसका गुणनखंड। एक एग्जाम्पल मैं और लगाना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल में और, चलो मेरे भाई अब बताओ हमको, मैं एक संख्या लिख दिया 13 अभाज्य संख्या है, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169। अब बताओ मेरे भाई इसका टोटल गुणनखंड कितना होगा, तो सर 1 और 169 तो चलेगा ही चलेगा, सबका गुणनखंड होता है, तो इसका जो तीसरा गुणनखंड होगा वो कौन होगा, इस संख्या का तीसरा गुणनखंड वो खुद अभाज्य संख्या होगा, 13 ही होगा। इसके अलावा 169 को कोई काटता है तो हमको बताओ, इसके अलावा 169 को कोई काटता है तो हमको बताओ। तो यहां से मेरा कंसेप्ट क्रिएट हो गया कि अभाज्य संख्या के वर्ग का केवल 3 फैक्टर होगा, अभाज्य संख्या के वर्ग का केवल 3 फैक्टर होगा। तो हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, ये बताओ हमको। 3 अंकों वाली संख्या की कुल संख्या क्या होगी, 3 अंकों वाली संख्या निकालना है जिसका केवल 3 गुणनखंड होगा, जिसका केवल 3 गुणनखंड होगा। तो हमको पता ही है मेरे भाई अभाज्य संख्या का जो स्क्वायर होगा, अभाज्य संख्या का जो स्क्वायर होगा उसी का 3 गुणनखंड होगा, उसी का 3 गुणनखंड होगा, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई कि मैं कौन सा अभाज्य संख्या ऐसा पकड़ूं, मैं कौन सा अभाज्य संख्या ऐसा पकड़ूं जिसका स्क्वायर करूंगा, जिसका स्क्वायर करूंगा तो 3 गुणनखंड तो फिक्स है, लेकिन मेरे भाई मैं उसका 3 गुणनखंड तो लेना ही, 3 गुणनखंड तो उसका फिक्स है, लेकिन वो संख्या मेरे भाई 3 डिजिट का ही होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं कौन सा प्राइम नंबर पकड़ूं, मैं कौन सा प्राइम नंबर पकड़ूं, मैं कौन सा प्राइम नंबर पकड़ूं जिसका मैं स्क्वायर करूं, जिसका मैं स्क्वायर करूं तो 3 डिजिट वाला ही संख्या बने, 3 डिजिट वाला ही संख्या बने, ठीक है। प्राइम नंबर का स्क्वायर करेगा तो है ना, उसका 3 गुणनखंड तो होगा, तो फिक्स हो गया। लेकिन मेरे भाई कौन सा प्राइम नंबर मैं पकड़ूं जिसका स्क्वायर करने पे 3 डिजिट तक ही रहे, ना 2 डिजिट का रहे, ना 4 डिजिट का रहे, 3 डिजिट का रहे। तो तुम बताओ मेरे भाई कौन सा संख्या पकड़ेगा, कौन सा भाज्य संख्या पकड़ेगा, बताना मेरे भाई, जिसका स्क्वायर करने पे 3 डिजिट तक पहुंचे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई दिमाग लगा के काम करना है, दिमाग लगा के, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, दिमाग लगा के काम करना है, दिमाग लगा के, ठीक है। अगर मैं अभाज्य संख्या 7 पकड़ता हूं तो 49 जाएगा, ठीक है, 11 पकड़ता हूं तो 21 जाएगा, 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या होता है 11। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो 121 जाएगा, 121। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ऐसे इंडिविजुअली पकड़ना पड़ेगा। एक अभाज्य संख्या हमारा 11, इसका स्क्वायर करूंगा तो 121 जाएगा, ये 3 डिजिट में जाएगा, ठीक है। इससे पहला जो अभाज्य संख्या होगा वो बनेगा मेरे भाई 7, उसका स्क्वायर करूंगा तो 49 आएगा, 49। ये अगर मैं इससे पहले जाऊंगा तो 7 होगा, 7 उसका स्क्वायर करूंगा तो 49 आएगा, 49 इसके 3 गुणनखंड होगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको वो संख्या क्या लेना है, 3 डिजिट वाला लेना, ये 2 डिजिट वाला ही रह जाएगा, ये नहीं काम करेगा, ठीक है। तो मेरे भाई ये 11 एक अभाज्य संख्या बनेगा, इसका स्क्वायर होता है 121, तो ये संख्या ऐसा बनेगा मेरे भाई जो 3 डिजिट का भी है, और मेरे भाई इसके केवल 3 ही फैक्टर होगा, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई अगला संख्या कौन बनेगा 3 डिजिट वाला, तो 13 अभाज्य संख्या 13 का स्क्वायर बनेगा, 13 का स्क्वायर 169 बनेगा, 169 ये संख्या बनेगा, ये संख्या बनेगा, ये नहीं बनेगा 13, इसका तो 2 ही फैक्टर होगा, 3 फैक्टर वाला इसका स्क्वायर बनता है, ये संख्या बनेगा 169, ये संख्या बनेगा 169, ठीक है। ये अभाज्य संख्या का वर्ग है, इसका 3 ही फैक्टर होगा। इसके बाद अगला कौन बनेगा, 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या होता कौन है, 17 होता है, 17। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन होता है, 17 होता है, 17, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 289 हो जाएगा, 289, ठीक है, 289 हो जाएगा। इसका भी 3 ही फैक्टर होगा, एक 289 और एक 17, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई अगला कौन हो जाएगा, अगला अभाज्य संख्या कौन होता है मेरे भाई बताना, 17 के बाद अगला होता है मेरे भाई 23, और इसका मैं स्क्वायर खोलूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 529 हो जाएगा, 529 इसका भी 3 ही फैक्टर होगा, और ये भी 3 डिजिट में ही जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला कौन हो जाएगा मेरे भाई 23 के बाद अगला हो जाता है, अगला अभाज्य संख्या होता है 29। यहाँ क्या लिख रहा हूँ,
अगला अभाज्य संख्या हो जाएगा मेरे भाई 29। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 841। तो इसका भी 3 फैक्टर होगा, इसका भी 3 फैक्टर होगा। अभाज्य संख्या का स्क्वायर का केवल 3 फैक्टर, तो एक ये हो जाएगा 841 और ये भी 3 डिजिट में ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई अगला आ जाएगा 31 अभाज्य संख्या। इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 961। ठीक है, तो मेरे भाई इसका भी 3 ही गुणनखंड होगा, इसका भी 3 ही फैक्टर होगा और मेरे भाई ये 3 अंक वाली संख्या भी है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई 31 के बाद जैसे ही मैं अगला जाऊंगा 37 के बाद जैसे ही मैं अगला जाऊंगा 37 का स्क्वायर, तो मेरे भाई 37 का जो स्क्वायर मैं खोलूंगा, 37 का स्क्वायर जो मैं खोलूंगा तो ये मेरे भाई 4 डिजिट में चला जाएगा, 4 डिजिट में, ये 4 डिजिट में चला जाएगा, 4 डिजिट। मेरे काय नहीं समझ रहा, 35 का स्क्वायर क्या होता है, 50 25 4 तिया 12, 35 का ही स्क्वायर 1225 4 डिजिट में आता है, तो 37 का स्क्वायर 4 डिजिट में नहीं आएगा, इससे तो बड़ा ही आएगा ना मेरे भाई। इसके बाद जो अगला अभाज्य संख्या तुम लेने लगेगा तो वो होगा 37 जो 4 डिजिट में चला जाएगा, 4 डिजिट में, तो इसके बाद अब बनेगा ही नहीं। इसके बाद मेरे भाई 3 डिजिट वाला अभाज्य 3 डिजिट वाला संख्या बनेगा नहीं, जिसका केवल 3 फैक्टर होगा, 4 डिजिट में पहुंचना चला जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ऐसी संख्याओं ऐसा जो संख्या इसकी टोटल संख्या कितनी है, बताओ मेरे भाई ये 3 अंकों वाली संख्या की टोटल संख्या कितनी है जिनका केवल और केवल 3 ही फैक्टर है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, 2 3 4 5 6, 6 संख्या है मेरे भाई, 6 संख्या, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। हमारी बात समझ गया। इंडिविजुअली हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, चलो मेरे भाई देखो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा बुद्धि लगाएगा मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई बहुत भारी बात नहीं है। ठीक है, माना कि पी क्यू आर एक एस छूटा हुआ है, एस भी है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन में ऊपर में इंग्लिश में ठीक है, पी क्यू आर एस धनात्मक प्राकृतिक संख्या जिसके 3 यथातथ्य गुणनखंडों में से एक और स्वयं संख्या कुछ भी नहीं है, संख्या भी है। मेरे भाई क्या बोल रहा है, हम तुमको फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, 4 संख्या इसमें PQRS। ये PQRS कैसा संख्या है मेरे भाई, ये कैसा संख्या है मेरे भाई, ये PQRS ऐसा संख्या है, ये PQRS ऐसा संख्या है जिसका केवल 3 फैक्टर हो, जिसका केवल 3 फैक्टर है और कुछ और नहीं, इसका केवल 3 ही फैक्टर है, इसका केवल 3 ही फैक्टर है। ये PQRS कैसा संख्या है जिसका केवल 3 फैक्टर है। तो हमको पता चल गया मेरे भाई, इसका अगर 3 फैक्टर है तो ये किसी न किसी अभाज्य संख्या का स्क्वायर ही होगा, किसी न किसी अभाज्य संख्या का ये स्क्वायर ही होगा। अरे यही तो होगा, अगर जिस संख्या का 3 फैक्टर होता है तो किसी न किसी संख्या, किसी न किसी अभाज्य संख्या का स्क्वायर ही तो होगा। अभी तो बता कर निकला वो, किसी न किसी अभाज्य संख्या का स्क्वायर ही होगा ये। ठीक है, अच्छा मेरे भाई आगे कह रहा है कि Q ग्रेटर देन P है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Q का मान P से बड़ा है, कोई बात नहीं है, Q का मान P से बड़ा है। ठीक है, और दोनों 2 अंकीय संख्या है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, दोनों 2 अंकों वाली संख्या, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये P और Q क्या है मेरे भाई, ये P और Q क्या है, ये 2 डिजिट वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या है। P और Q मेरे भाई क्या है, 2 डिजिट वाली संख्या, 2 डिजिट वाली संख्या, ये 2 डिजिट वाली संख्या है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, P और Q इसमें 2 डिजिट वाली संख्या है। ठीक है, R ग्रेटर देन S, R का मान S से बड़ा है। इस कंडीशन को ध्यान से देखना, पहले हमको एक बार समझा लेने दो फिर हम बताते हैं। R का मान S से बड़ा है, R का मान S से बड़ा है और दोनों 1 अंकों वाली संख्या है, दोनों 1 अंकों वाली संख्या है। हमको तो पता है कि अभाज्य संख्या का स्क्वायर है PQRS। ठीक है, और R और S के बारे में क्या बोला हुआ है कि ये 1 डिजिट वाली संख्या, 1 डिजिट वाली, 2 डिजिट वाली संख्या का मतलब क्या होता है, 2 अंक होता है, 1 डिजिट का मतलब 1 अंक वाली संख्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि P माइनस Q माइनस 1 बटा R माइनस S का मान बताओ क्या होगा, वो भी S के फॉर्म में। ये तो हम बाद में देख लेंगे, पहले ये बताओ हमको, पहले ये बताओ मेरे भाई हमको कि ये PQRS केवल 3, इसका केवल 3 फैक्टर है, तो ये किसी न किसी अभाज्य संख्या का स्क्वायर होगा। ठीक है मेरे भाई, और ये 2 डिजिट का है, P और Q 2 डिजिट का है और RS 1 डिजिट का है। तो तुम पता लगा सकता है कि ऐसा 2 डिजिट वाला संख्या कौन है मेरे भाई, ऐसा 2 डिजिट वाला संख्या कौन है, तुम ये पता लगाओ ना।
ऐसा 2 डिजिट वाला कौन संख्या है जिसका केवल 3 फैक्टर है? ऐसा 2 अंकों वाली कौन सा संख्या है जिसका केवल 3 ही फैक्टर है? तो मेरे भाई जो तुम्हारा अभाज्य संख्या उसका स्क्वायर खोलना शुरू करो ना, जो तुम्हारा अभाज्य संख्या उसका स्क्वायर खोलना शुरू करो ना, उसी का ना 3 फैक्टर होगा। और वैसा स्क्वायर खोलने के बाद वैसा संख्या पकड़ना है जो केवल 2 डिजिट का रहे। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं किसका किसका स्क्वायर खोलना शुरू करूंगा? अभाज्य संख्या का स्क्वायर खोलना शुरू करो जो 2 डिजिट का ही बना है, वही होगा पी और क्यू। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई कौन होगा? 3 का स्क्वायर खोलता हूं तो 9 एक डिजिट में चला जाता है, 5 का स्क्वायर खोलूंगा तो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर खोलूंगा तो 25 हो जाएगा, 25। हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? ये ऐसा संख्या है 2 डिजिट में 25, ठीक है? इसका केवल 3 फैक्टर होगा, ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है मेरे भाई? इसके बाद 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ये भी मेरे भाई हो जाएगा, ये भी मेरे भाई ऐसा संख्या होगा जिसका केवल 3 फैक्टर होगा। अभाज्य संख्या का स्क्वायर खोलते जाओ 2 अंक वाला, 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है? 11 का स्क्वायर में लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ठीक है, 5 का स्क्वायर ले लिया 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर ले लिया तो 49 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई? 7 का स्क्वायर ले लिया तो 49 हो जाएगा। उससे अगला भाज्य संख्या आता है सीधा सीधा 11, ठीक है? 11 का स्क्वायर करूंगा तो 121 हो जाएगा। तो यही दोनों ना होगा, इसके बाद तो होगा ही नहीं, इसके बाद तो होगा ही नहीं। हमको मेरे भाई पी क्यू कैसा लेना है? ये 2 डिजिट वाला संख्या होना चाहिए, ठीक है? और केवल 3 फैक्टर होना चाहिए। ये तो कंडीशन सब पे लागू है, चारों पे 3 फैक्टर तो होगा ही होगा, मतलब किसी न किसी अभाज्य संख्या का स्क्वायर होगा। लेकिन उसमें और कंडीशन डाल दिया कि पी और क्यू केवल 2 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए, तो यही दोनों ना बनेगा। अरे समझ रहे हैं हमारी बात? चलो मेरे भाई, अब इसके बारे में आओ मेरे भाई। इसका भी केवल 3 फैक्टर है, आर और एस, इसका भी 3 फैक्टर है, लेकिन ये 1 डिजिट का होना चाहिए। तो मेरे भाई ये कौन संख्या होगा, ये बताओ कौन संख्या होगा? मेरे भाई ये वो संख्या होगा जो किसी न किसी अभाज्य संख्या का स्क्वायर होगा, ठीक है? तो तुम पकड़ो मेरे भाई, कौन सा मैं अभाज्य संख्या का स्क्वायर लगाऊं जो केवल 1 डिजिट में ही रहे, केवल 1 डिजिट में ही रहे। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, मैं अभाज्य संख्या 2 का स्क्वायर लगाऊंगा तो 4 सिंगल डिजिट में आएगा। 3 अभाज्य संख्या 3 का स्क्वायर लगाऊंगा 9, तो ये भी सिंगल डिजिट में आएगा। 3 का स्क्वायर 9, ये मेरे भाई ये भी सिंगल डिजिट में आएगा, ठीक है? इसके बाद में जैसे अगला अभाज्य संख्या लगाऊंगा 5, तो डबल डिजिट में चला जाएगा, डबल डिजिट में, ठीक है? कहाँ भाग गया? चलो मेरे भाई आगे आइए, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो आर और एस का मान क्या हो गया मेरे भाई? 4 और 9 हो गया। अरे समझ रहे, आर और एस ऐसा होना चाहिए जो केवल 3 फैक्टर वाला होना चाहिए। तो केवल 3 फैक्टर वाला कौन होगा? किसी न किसी अभाज्य संख्या का स्क्वायर ही तो बनेगा। तो तुम मेरे भाई ऐसा पकड़ो ना, संख्या तो आराम से निकाल सकते हैं ना, कि कौन सा मैं अभाज्य संख्या पकड़ू जिसका स्क्वायर करने पर सिंगल डिजिट वाला संख्या दे दे। तो मेरे भाई एक बनेगा अभाज्य संख्या 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4, यही तो बनेगा सिंगल डिजिट वाला। 3 उसका स्क्वायर करेंगे तो 9, तो यही तो बनेगा सिंगल डिजिट वाला। इसके बाद अगला आएगा 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो डबल डिजिट में चला जाएगा। तो यहां से मेरे भाई पी क्यू आर एस का मान मैंने ला दिया, पी क्यू आर एस का मान मैंने ला दिया, ठीक है मेरे भाई? ठीक है, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके मैंने पी क्यू आर एस का मान ला दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू का मान पी से बड़ा है। पी क्यू में कौन बड़ा है मेरे भाई? पी क्यू में क्यू बड़ा है क्यू, तो दो ही तो है। पी क्यू में कौन बड़ा है मेरे भाई? क्यू बड़ा है क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा पी। अरे पी और क्यू यही दोनों संख्या तो है ऐसा, 2 अंकों वाली में। और इस दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, वही तो बता रहा है कि जो बड़ा है वो क्यू है। तो 25 49 में जो बड़ा है वो क्यू हो गया, छोटा है वो पी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई? यहां भी आर एस ये 2 ही संख्या है, ठीक है? ये 2 संख्या है जो 1 डिजिट में है, ठीक है मेरे भाई? इसमें कौन बड़ा है मेरे भाई? आर बड़ा है एस छोटा है, आर बड़ा है एस छोटा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये आर हो जाएगा और ये एस हो जाएगा, यही तो होगा, यही तो होगा। ये 2 अंकों वाली संख्या ही तो है मेरे भाई, ये 1 अंकों वाली संख्या तो है दोनों। इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है इसके हिसाब से नहीं पकड़ लेगा। चलो मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है बताना?
P माइनस क्यू माइनस 1 बटा आर माइनस एन का मान बताना है क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसी का मान निकाला हमने, सबका मान वहां पे उठा के रख लिया है। P का मान कितना है मेरे भाई, 25 है, 25 माइनस माइनस Q का मान कितना है मेरे भाई, 49 है, 49 49 है, 49 बटा बटा आर माइनस आर का मान कितना है मेरे भाई, 9 है, 9 9 माइनस माइनस एस का मान कितना है मेरे भाई, 4 है, 4। अरे यही तो है, यही तो है, ठीक है, यही तो है। चलो मेरे भाई, तो 25 माइनस 49 कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस का 24, ठीक है। नीचे में 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा, 5, ठीक है। आर माइनस एस 5 हो जाएगा, 5 ये मेरे भाई 25 माइनस 49, ये माइनस का 1 भी है, ये माइनस का 1 छूट गया था, ठीक है। तो माइनस 24 माइनस का 1 हो जाएगा, तो फाइनल कितना बन जाएगा मेरे भाई, माइनस का 25 बटा में 5 हो जाएगा, 5। तो ये कट जाएगा मेरे भाई, माइनस का 5 मरतबे, ये फाइनल कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया, माइनस का 5। हमारा आंसर कितना बनना चाहिए मेरे भाई, माइनस का 5। लेकिन क्वेश्चन में तो ये इसके फॉर्म में दे रखा है, तो क्या हो गया, इसका मान तुमको पता है ना, इसका मान पता है ना कि 4 है, इसका मान पता है ना 4 है, तो पुट करो ना मेरे भाई, इसका मान 4 पुट करने पे हमारा आंसर -5 होना चाहिए। तो इसका मान 4 है, 4 यहाँ 4 पुट करेंगे तो -4 -1 -5 बन रहा है, -5, ठीक है। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका मान 4 यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ 3 बनेगा, 3 यहाँ 3 बनेगा, 3, हमारा आंसर -5 होना चाहिए। इसका मान मैं 4 पुट करूंगा यहाँ पे तो 1 -4 -3 बनेगा, -3, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमारा आंसर -5 होना चाहिए। इसका मान अगर मैं 4 पुट करूंगा 4, तो 4 प्लस 1 ये 5 दे देगा, 5, हमारा आंसर -5 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मान -5, इसका मान है ना, इसका मान 4 पुट करने पे, इसका मान 4 पुट करने पे मेरे भाई यही वाला जो ऑप्शन है वो -5 दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई बताओ क्या है, इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन बताओ मेरे भाई क्या है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्या है, ये गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम इसका लैंग्वेज नहीं पकड़ रहा है, यहां तुमको जो फैक्टर सब है उसमें अभाज्य है ना, प्राइम फैक्टर को ना, ये नहीं पूछ रहा है, टोटल अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है ये पूछ रहा है। जैसे मेरे भाई मैं एग्जांपल से समझाना चाहता हूं, एक संख्या हमारा है 128, 128, तुम इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हो, सांप सीढ़ी से तो निकालते हो। 128 का ये 64 हो जाएगा मेरे भाई, 2 से चला जाएगा तो ये 32 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ 2 से चला जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, 16, यहाँ 2 से चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, 2 से चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 से चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1 आ जाएगा तो यहीं पे। तो तुम बताओ मेरे भाई इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, सर 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या है, संख्या ये टुकड़ा सब बताना है, टोटल कै गो है, 7 गो, 7 गो, ठीक है। लेकिन मेरे भाई अगर मैं इसी को पावर में लिखूं, पावर में लिखूं तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 नहीं हो जाएगा। तो यहां से मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड की संख्या ऐसे गनो, या मेरे भाई 2 की पावर 7 है तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमारी बात समझ में आ गया, हमारी बात समझ में आ गया। जैसे मेरे भाई यहाँ पे 60 रहता, 60 रहता, 60 अभाज्य गुणनखंड निकालता, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, यही तो होता। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, टोटल संख्या कितनी है, 4 है, 4। या मेरे भाई इसको तुम पावर के फॉर्म में लिखता है तो कैसे लिखता है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ संख्या कैसे निकलेगा, यहाँ संख्या कैसे निकलेगा, 2 की पावर 2, इसका मतलब 2 2 बार आया होगा, 2 बार, प्लस प्लस 3 की पावर 1 का मतलब 3 1 बार आया होगा, 1 बार, तो 3 हो गया 1 बार, प्लस प्लस 5 की पावर 1 का मतलब 5 1 बार आया होगा, 1 बार, तो 1 हो गया। तो 2 + 3 1 4 नहीं हो जाएगा, या तो ऐसे गनो या तो ऐसे गनो, ठीक है। हमारी बात समझ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ऐसे गणना आसान है क्या, कि पावर के फॉर्म में रहेगा वो आसान रहेगा, पावर के फॉर्म में रहेगा वो आसान रहेगा। कुछ नहीं करना मेरे भाई, अभाज्य गुणनखंड नॉर्मल निकालो, इसका जो पावर है उसको जोड़ दो, काय दिमाग लगाता है, 2 + 1 + 3 4 ही तो आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी यही करना है मेरे भाई, इस क्वेश्चन में भी यही करना है। एक संख्या हमारा n है, n, इसकी पावर 5, 24 की पावर 5, तो पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ो। 30 क्या होता है मेरे भाई बताना, 5 × 6 होता है, 5 × 6, ठीक है। और 6 क्या होता है मेरे भाई, 6 क्या होता है मेरे भाई, 2 × 3 होता है, 2 × 3, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 5, गुना गुना, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 5, अरे यही तो है, गुना 24 की पावर 5, 24 क्या होता है मेरे भाई, 3 × 8, 8 क्या होता है मेरे भाई, 2 की पावर 3, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 5, मैंने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया, ठीक है। यहां से चिटकाओ मेरे भाई, यहां से चिटकाओ, 2 की पावर 5 यहां से उठ कर आएगा,
और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 2 की पावर 5 गुना गुना, यहाँ से आएगा 2 की पावर 3 तो है, उसके ऊपर 5 चलेगा तो 2 की पावर 15 हो जाएगा ना। यहाँ से आएगा 2 की पावर 15, 2 की पावर निपट गया। अब 3 की पावर आओ, 3 की पावर 5 यहाँ से आएगा, 3 की पावर 5 यहाँ से, 3 की पावर 5 यहाँ से आएगा, 3 की पावर 5 यहाँ से आएगा, गुना गुना। 3 वाला 2 वाला निपट गया, 5 वाला पकड़ो, 5 वाला, 5 की पावर 5 एक ही जगह है, एक ही जगह तो एक ही जगह से आएगा, 5 की पावर 5। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा फाइनल अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा, 2 की पावर 15 यहाँ, 5 यहाँ है, तो 15 5 20 हो जाएगा, गुना गुना। 3 की पावर कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 10 गुना। 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। तो ये फाइनली हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। हमको टोटल अभाज्य गुणनखंड में जितना भी पद बनेगा उसकी संख्या बताना उस हिसाब से। तो मैं पावर के हिसाब से काम कर लूंगा ना, 2 की पावर 20 है, इसका मतलब 2 है वो 20 बार आएगा, तो सीधा सीधा पावर को जोड़ देना है। तो 20 प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। अरे यही तो होगा, 2 20 बार आया होगा, 3 10 बार आया हुआ होगा, और 5 5 बार आया होगा। तो 20 10 30 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 35 हो जाएगा, 35। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है मेरे भाई, चलो इस तरीका से मेरा ये चैप्टर समाप्त हो गया मेरे भाई। ठीक है, अगले क्लास में मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।